बदलते हुए रंग जो मैंने देखे वो कहीं नहीं। गांव की लड़की होने के भी टॉन्ट सुनाए जाते थे कि मैं प्रेग्नेंट थी और जब मेरी बेटी बॉर्न हुई वो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो उसको फीवर आना शुरू हुआ। उसने सांस लेना बंद कर दी। आप देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके पास, फिर भी वो कि अपनी ऑक्सीजन क्यों खराब करे। वहाँ से कोई नहीं आ रहा है सपोर्ट करने के लिए। मैं 2 बार घर छोड़ के गई हूँ, तो मुझे 2 बार मायके वालों ने वापस छोड़ दिया। 10 दिन बिना खाना पानी के उसको भूखा रखा हुआ। अब मेरे हस्बैंड की किडनीज फेल हो गई कि डॉक्टर कह रहे हैं डिस्चार्ज नहीं दूंगा मैं। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में कहा कि मैं खुद मरने में आ गया हूँ, मैं बेटी को लेके आऊँ। मुझे ना एक कहावत बोलते थे, जिसकी जेब में पैसा सब पूछे कैसा। 20 लाख आपका अलग लगेगा। 20 से 22 लाख ये बजट ऊपर भी जा सकता है। मैंने कहा ये तो अभी आया नहीं, इससे कोई अटैचमेंट्स नहीं है, मैं इसकी डिलीवरी करवा देती हूँ। तो हमसे उस बच्चे के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा गया था। इतना फील होता था कि हम किस कंडीशन में, कि हमें कोई सपोर्ट नहीं है। लड़कियों को बोला जाता है ना कि जगत जननी है, लेकिन जब वही बेटी बॉर्न होती है ना तो बोलते हैं बोझ आ गया। वो सडनली 31 को इवनिंग में उसकी डेथ होगी। कोई और होता तो छोड़ चुका होता। कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मैंने फिनाइल पी ली थी। मेरी मदर की डेथ हुई उस दिन। मैंने स्लीपिंग पिल खा रखी थी। अच्छा। इतनी स्ट्रॉन्ग पिल खा रखी थी, उनकी डेथ हुई। और मैं पता नहीं कौन सी बस में गई हूँ हिमाचल, लेकिन इवनिंग में जब रिटर्न होके आई हूँ तो पता नहीं किसकी गोद में सो के आई। एक दिन मैं मायके जा रही थी, कोई सडनली इंसिडेंस हो गया तो मुझे जाना था। कहते तू अपने आशिक से मिलने जा रही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और द लाइफ स्टोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम कॉमन लोगों की स्टोरीज लेते हैं, तो आज भी सेम वैसे ही अपने पास एक बहुत प्यारे गेस्ट आए हैं, तो वो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमको बताएंगे। तो मिलते हैं अपने गेस्ट से। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी, आपका नाम? रजनी। रजनी जी, वैसे वर्षा बोलते हैं मुझे। अच्छा। लेकिन आपका रियल नेम रजनी है? रजनी। जी। और आप कहाँ से हैं? पंचकुला। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से? अच्छा, तो क्या इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आज आप? लाइफ को लेकर जो हुआ, मतलब हॉस्पिटल लाइफ जो मैंने देखी और लोगों के बदलते हुए रंग जो मैंने देखे वो कहीं नहीं। अच्छा। लोग भी नहीं, कह लीजिए अपने ही थे। एक्चुअली में मेरी शादी हुई थी जब मैं एज ऑफ 20 में, बहुत छोटी एज में शादी कर दी थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड और मेरा गैप था 9 इयर्स का। ओके। वो ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न थे और फैमिली ने यही कहा कि वेल सेटल्ड है, कल को कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, शादी कर दी गई। मेरी मतलब फिजिकल अब्यूजिंग के साथ साथ आपको गांव की लड़की होने के भी टॉन्ट सुनाए जाते थे। बाप रे। तो मैं पहले पूछना, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो हमारी एक फैमिली रिलेटिव्स आए। अच्छा। मेरे हस्बैंड के कज़न आए। मैं बैठ के पोछा लगा रही थी और जून की गर्मी, और उसने मतलब स्टार्ट किया कि भाभी, हमारे हिमाचल में क्या है ना कि सर पे दुपट्टा लेते हैं। अच्छा। मैं सिटी में रह रही हूँ, हमारी फैमिली में नहीं थी वो चीज़। ये तो भाभी को तमीज़ नहीं है, दुपट्टा लेके नहीं बैठे हैं। पोछा मार रहा है इंसान, यार दुपट्टा लेके मारेगा। और मैं प्रेग्नेंट थी 6 मंथ। मेरे हस्बैंड सडनली आए और उन्होंने सर पे मारे 2 कि भी तुझे अकल नहीं है। वो घर से चला गया। वो तो चला गया, इम्पैक्ट हुआ मुझ पे कि मैं प्रेग्नेंट थी और जब मेरी बेटी बॉर्न हुई वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हाथ थे, एक साइड उसकी थोड़ी सी वीक लगी थी मुझे, तो अच्छा। उसका एक थंब था, वो पस बन गया उसमें। ओके। मुझे कहा कि नेल कट गलत किया। अच्छा, हमने डॉक्टर से डिस्कस की। उन्होंने कहा कि मैम अब अगर आपको नहीं वहम ख़त्म नहीं हो रहा तो आप पीजे जाओ। यहाँ पीजे चंडीगढ़ बहुत फेमस है। पीजीआई मतलब हॉस्पिटल चंडीगढ़। अच्छा। बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, आप वैसे ही बेमतलब के सोच रहे हो। अब फिर मुझे ये होता था कि मदर इन लॉ बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बच्चे भी ग्रो किए हैं। राइट। 5 मंथ की थी, मैं हिमाचल गई।
इन लॉज का घर है वहाँ पे भी। तो उसको फीवर आना शुरू हुआ। मदर इन लॉ रिटर्न होके आ गए और मैं उसको लेके एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गई। वो ओल्ड एज थे, 70 अराउंड। अच्छा। सबने कहा बहुत फेमस है, आप जाओ। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया विदाउट टेस्ट, ब्लड टेस्ट। अब मुझे उस टाइम पे PCM का भी पता नहीं था। अच्छा। उन्होंने उसको ब्लड कहा कि ब्लड इन्फेक्शन है, विदाउट ब्लड टेस्ट के इंजेक्शन दिया। घर लेके आई, उसने सांस लेना बंद कर दी। ओह। मैं खुद की सांसों पे उसको लेके गई। 13 किलोमीटर हिमाचल, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग हो जाती है, इतना घूम घूम के। तो जब तक वो वहाँ पहुँचाई, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर थे उन्होंने ना कहा कि पल्सेस मैम 20 है और बचेगी नहीं, तो ऑक्सीजन लगाने का कोई बेनिफिट्स नहीं है। राइट। आप देखो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके पास, फिर भी वो की होप छोड़ दी कि भी नहीं, चांसेस ही नहीं है, हम अपनी ऑक्सीजन क्यों खराब करें। अरे बाप रे। मैंने उनको कहा पहले आप ऑक्सीजन लगाइए, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री डिटेल में बताती हूँ क्या है। अच्छा, उन्होंने फिर मेरे फोर्स करने पे उन्होंने ऑक्सीजन लगाई। अच्छा, वो थोड़ी पल्सेस बढ़ने शुरू हुई। उन्होंने क्या किया कि कहा कि आप ना ये थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन आप इसको यहाँ से रेफ़र करवा लीजिए। हमारे यहाँ टांडा है कांगड़ा में। अच्छा। तो आप वहाँ जाइए। मैंने कहा कि भी मुझे टांडा और PGI हमें चंडीगढ़ इक्वल डिस्टेंस पे। तो वो कहते नहीं मैम, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, चंडीगढ़ आपको 1 घंटा आगे पड़ रहा है और इतनी ही ऑक्सीजन है कि आप टांडा पहुँच सकते हो। मैंने उनको कहा कि मेरी नॉज है भाई, मुझे उसी हॉस्पिटल भेज दो। कहते नहीं मैम, ऑक्सीजन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। अब हम चले गए टांडा। वहाँ अननेसेसरी टेस्ट, एक टाइप की रिसर्च थी। अच्छा। जो टेस्ट जरूरी नहीं थे वो भी किए गए। और फिर मैंने उनसे बहस की कि भाई आप ऐसा कीजिए कि रेफ़र कर दीजिए। वो नहीं माने। हमने CM के थ्रू वो उसको रेफ़र करवाया कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, बोलिए कि भी इनको कहीं और जहाँ जाना है वहाँ भेज दीजिए। फिर वो डॉक्टर थोड़ा चिढ़ गए। वो कहते मैम आप ऐसा करो, अपने रिस्क पे उठा के ले जाओ। मैं ठीक है, मैं लेके चली जाऊँ। जब मैं PGI आई तो उन्होंने पूछा कि आपको किस रेफरेंस में भेजा है और क्या बोल के रेफ़र किया है। मैं ये उन्होंने मुझे बोला था कि किडनीज फेल है, बच्चे की किडनीज पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा है हमें, तो आप PGI चले जाइए। उन्होंने क्लियर किया कि ब्लड टेस्ट करके कि कोई इश्यूज नहीं है इसकी किडनी में, आप घर चले जाइए। अच्छा। जब वो 8 मंथ की हुई तो उसको फिर स्टमक ब्लोटिंग हो गई, उसके नेवल से यूरिन आना शुरू हो गया। हम गए भागे, डॉक्टर ने कहा कि आपको PGI जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने, हम PGI गए, पूरी रात वेट किया सर्जन का। उन्होंने कहा सर्जन ही देखेंगे, यूरोलॉजिस्ट देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। यूरोलॉजिस्ट आए, उन्होंने पूरी रात वेट करने के बाद 4 बजे आए। और हमें मतलब बिल्कुल ऐसे देखते रहना था कि भाई सर्जन आए हैं तो कोई हमें बताएगा नहीं कि वो सर्जन है। अच्छा। आपको खुद पहचानना, आपने चाहे उनको देखा है नहीं देखा है, वहाँ पे कोई बताता नहीं कि वो नहीं बताता था। आपको देखना है कौन सा सर्जन आ रहा है, फिर वो पूछना है जाके डिपार्टमेंट में कि भी कौन सा यूरोलॉजिस्ट आ रहा है, तब जाओ। अच्छा। उन्होंने कहा कि ICU में एडमिट कर दिया। ICU में एडमिट करने के बाद फैमिली में से कोई ना आए। मेरी मदर इन लॉ और मदर इन लॉ आए, वो भी थोड़ी देर के लिए ICU में, क्योंकि एक मेंबर होता है अलाउड। तो मैं वहाँ कंटिन्यूसली 24 विदाउट स्लीपिंग के रही हूँ, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, हमारी पूरी पंचकुला में है इन लॉज की फैमिली। वहाँ से कोई नहीं आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, आप किसको ढूंढो। राइट। मैं अकेली, और फर्स्ट टाइम था तो डर भी लगता था। अब वो कैनुला जब लगाते हैं तो मेरे हाथ एक बार कांप रहे थे। तो मुझे नर्स ने कहा मैम अगर ये सिरिंज अंदर टूटेगी ना वेन्स के अंदर, तो एक सर्जरी की जगह 2 सर्जरीज करनी पड़ेंगी। तो आपको इसका हाथ टाइट कर रहे हैं और ये देखिए कि आपके बिना कोई करेगा नहीं। राइट। आपको खुद करना है, जब आपके सामने कोई नहीं दिख रहा है कि वो करेगा। और फिर उन्होंने फिर वापस भेज दिया कि सर्जरी नहीं होगी। भी दिवाली थी उस टाइम पे, तो आप जाइए, अगर लगेगा हमें तो हम सर्जरी करेंगे, ऐसे नहीं। फिर उसको फिर दिवाली के बाद
फीवर आना शुरू हो गया। अच्छा। हम गए, उन्होंने सर्जरी कर दी। अच्छा, उसकी 5 नवंबर को 2016 में फर्स्ट सर्जरी होगी। ओके। 8 नवंबर को उसको डिस्चार्ज मिला। उस दिन नोटबंदी हो रखी थी। 8 बजे के बाद हमें डिस्चार्ज मिला। हम उसको लेके आ रहे थे, तो हम सडनली, दुनिया तो कट चुकी थी, बाहर आके देखा कि क्या हो रहा है। इतनी जगह जगह पेट्रोल की लाइनें इतनी लंबी, गाड़ियाँ इतनी लंबी, ट्रैफिक में फंस गए। और घर पहुँचे हम रात के 10 बजे। फिर हमें पता चला नोटबंदी हो गई है। अच्छा, सर्जरी होगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ओपीडीज में आना अब आफ्टर 15 डेज। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मेरी बात मानेंगे तो आपके बच्चे में मुझे नॉर्मल चीज़ें नहीं लग रही हैं, आप एक बार हेमाटोलॉजी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी कंसर्न कीजिए, वैस्कुलर सर्जन है, उनसे भी एक बार मिलिए, आपको मिलना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने घर पे बात की। वो कितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को सुनना नहीं है। ओह। वो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, अब उसका एक हैंड ब्लीच हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ कहते मेरी बेटी की शादी है, अब ये इसको पीजे का भूत दिख रहा है कि मैं अच्छा, पीजे मतलब लेके जाना। उस टाइम उनके मतलब मदर इन लॉज की बेटी की शादी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई अब चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं जाके जो डॉक्टर ने बोला है मैं वो टेस्ट करवाऊंगी। राइट। अच्छा, मैं वहाँ चली गई पीजीआई। 25 दिसंबर थी। अच्छा। क्रिसमस थी। और मैंने घर फ़ोन किया कि डॉक्टर ने एक सिटी के लिए बोला है, तो पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, आप पैसे भेज दो। मेरी मदर इन लॉ ने कहा मैं तेरी बेटी देखूँ या अपनी बेटी की शादी देखूँ? तो मेरी बेटी की शादी ख़राब करना चाहती है, जेलस करती है, तो इसलिए बेटी को लेके पीजे चली गई। अच्छा। कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया हमने इसके ट्रीटमेंट पे, बिना मतलब के ट्रीटमेंट है, जो डीएनए टेस्टिंग हो रही है, जो टेस्ट करवा रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको ख़राब कर रही है। तो अब टेस्टिंग हो रही थी, कोई किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता था, अपनी मर्जी की थ्योरियाँ डाल रहे थे। अच्छा। मैं बात करती थी, मैं ही सब कुछ कर रही थी। हस्बैंड को भी वो थोड़ा पंप करके भेज देते थे कि वो जानबूझ के बैठी हुई। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने टेस्ट के लिए मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, मैं कि भाई टेस्ट ज़रूरी है और 5,000 चाहिए, आप मुझे दे जाओ। वो कहती अकाउंट है? मैं कि नहीं। कहती अकाउंट नहीं है तो कैसे होगा? मैं कि तू अभी आ, अभी दे के जा। अच्छा। कल टेस्ट है मॉर्निंग में 10 बजे, तो मुझे 10 बजे स्लिप कटवानी है, तो आ जा। अच्छा, वो दे के चले गए। मैं थी वॉशरूम में बैठी हूँ। वॉशरूम से बाहर आई, मेरी साथ की बेड की थी लड़की, उसने कहा आप तो चुप रही हो, तो अपनी सास की बात सुन। उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन डाला। मेरी सास, आप सोचो, किसी दूसरे को बोल रही है, इससे ना मेरे घर की खुशियाँ झेली नहीं जाती, तो अपनी बेटी को लेके पीजीआई में बैठी है और जानबूझ के मेरी बेटी की शादी ख़राब कर रही है। अरे बाप रे। और जेलस करती है ये। अच्छा, मैं सोचती थी कि भी टाइम है, मेरा टाइम शायद है ऐसा, तो सुन रही हूँ। तो ऑब्वियस है कि अगर बेटी की इतनी तबीयत इतनी नाजुक है उस टाइम, ऑब्वियसली उसके पास केयर करने के लिए कोई तो चाहिए ना। और उन्होंने क्या किया कि मैंने डॉक्टर से बात की, मैं क्या इसका ना फर्स्ट बर्थडे 7 जैन को, तो मुझे उससे पहले डिस्चार्ज चाहिए, और इसकी बुआ की शादी है 18 जैन की, तो मुझे उससे पहले डिस्चार्ज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बस हम एक जेनेटिक टेस्ट है वो कर लें, उसके बाद आप डिस्चार्ज करवा लेना। तो उन्होंने 3 जैन को डिस्चार्ज कर दिया। उसका फर्स्ट न्यू ईयर भी वहीं गया, पीजीआई। तो हम घर लेके गए, मेरी ननद की शादी हुई, विदाई के साथ ही हमें उसको फिर ब्लोटिंग होगी, फिर दिक्कत होगी, फिर फीवर आ गया, वॉमिटिंग करना शुरू कर दी। हम फिर भागे पीजीआई, सर्जन से मिले। सर्जन कहते कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, एक्सरे करवाओ, उसमें फिर वही दिक्कत। अच्छा। यूरिन सारा अंदर कलेक्ट हो गया, उसकी पस बन गई। अब उन्होंने कहा, क्या कहा कि पस एस्पिरेट करनी है। अब उन्होंने पस एस्पिरेट की, वही सर्जरी दोबारा खोली। पहले लेप्रोस्कोपी किया था, वही दोबारा खोली। उस सर्जरी को खोलने के बाद उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है इस बच्चे के। जब हमने हेमाटोलॉजी से सारे टेस्ट करवा लिए, राइट,
अल्ट्रासाउंड इसका 3rd जैन को लास्ट हुआ था। उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब रिसेंटली एकदम से क्या हो गया, जो मेडिसिन फिक्स की हुई थी उसको एक ब्लड थिनर स्टार्ट की थी, ब्लड थिनर दे रहे थे हम, वो कहते उनका तो कोई रोल नहीं है, आप मुझसे ना एक बार फिर से मिलो, सर्जरी करनी है हमें। सर्जरी करी, उन्होंने 15 दिन के लिए घर भेजा। 15 दिन के बाद फिर ओपीडी में गए, उन्होंने जैसे ही कैथेटर रिमूव किया उसका, घर आए वही हाल, फिर 5 दिन बाद फिर वही हाल देख के हम फिर पीजीआई भागे। अब उन्होंने क्या कहा कि मैम वो 16 मार्च सर्जरी, 3rd सर्जरी। तो उस वक्त आपके हस्बैंड वगैरह कोई साथ में नहीं थे? जबरदस्ती लाने पड़ते थे अच्छा। कि भी चलना है, नहीं मैंने अकेले नहीं पैदा कर रखी है, आप चलो। तो मदर इन लॉ के लेके जाती थी। तो मतलब उस टाइम पे सपोर्ट होना ज़रूरी है, राइट। बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली से एक मेंबर भी नहीं आया। जब मैं देखती थी कि सबके रिलेटिव्स आते हैं और हमारे लोकल में रह रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, राइट। तो कोई नहीं आया। हस्बैंड थोड़े उस टाइम पे इरिटेट होते थे, बीपी हाई रहता था, वो डिस्कस नहीं करते थे किसी वो से भी। ऑस्ट्रेलिया से मतलब वापस आए थे क्या तब? आए थे अच्छा। जी, डिपोर्ट होके आए थे। वहाँ जेल में भी रह के आए थे 11 मंथ। ओके। तो उन्होंने फिर आके मुझे बाद में बताई थी ये चीज़ें कि आपकी मदर ने ही मना किया था कि आपको नहीं बतानी ये चीज़, ओके। कि कल को मना कर दे शादी के लिए। फिर वो हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले थे, मारपिटाई भी हो जाती थी। मैं 2 बार घर छोड़ के गई हूँ, तो मुझे 2 बार मायके वालों ने वापस छोड़ दिया। फिर मुझे ये लगा तीसरी बार मैं क्या थप्पड़ खाऊंगी, फिर यही होगा कि मैं घर जाऊंगी, वो वापस फिर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा इस बार मैं मायके ना जाऊँ। अच्छा। मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। हम लड़कियों को यही सिखाया जाता है, एडजस्ट करो। एडजस्ट करो, राइट। अब थर्ड सर्जरी करी उन्होंने, उसकी नेवल ओपन कर दी सारी, कि आपने इसके अंदर बीटाडीन की पट्टियाँ बना के वो अंदर डालनी है। और हम एक क्लिनिक पे गए, सेटिस्फेक्शन नहीं थी हमें, अच्छा। मदर इन लॉ को भी नहीं थी। हमने घर पे उसको वही स्टार्ट कर दिया खुद देख के कि नहीं। 15 दिन वो वांट पूरा फिल हो गया। हम फिर गए पीजीआई, वो कहती मैम ये कमाल हो गया कि 15 दिन में वो वांट कंप्लीट नहीं हो सकता था, जब बच्चे की नेबल खुली हुई है सारी, राइट। और अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं हम पूरी केयर रखते थे कि इन्फेक्शन ना हो, प्लस उसको डेली बात का था तो हम बात भी करवाते थे। कि कई पेरेंटल ऐसे फैमिली देखी थी कि सर्जरी के बाद वो मना कर देते थे कि नहलाना नहीं है। अच्छा। जबकि हम क्या करते थे, पूरा जैसे डॉक्टर ने समझाया हुआ था तो खुद उस पर करते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि क्या तुम पीजीआई करते रहते हो, अब हमने चलना है चैतन्य। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। ओके। चंडीगढ़ का बड़ा फेमस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, तो उनकी ब्रांच है जीरकपुर में। तो मैं उस डॉक्टर को समझा रही कि भी सर कैथेटर डलेगा इसको, आप कैथेटर डालिए, इसको ब्लोटिंग नहीं होती। वो मुझे डाइजिन पे ही इस बच्चा 1 ईयर का बच्चा सजेस्ट किया हुआ, डाइजिन दे रहे। अच्छा, नर्सिस हाथ भी ना लगाने दें कि मैम इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि आप कैथेटर डाल दीजिए, मुझे यहाँ से भेज दीजिए। अब फैमिली ने कहा कि सुन लो, एक बार बैठ जाओ। हाँ अच्छा, उनका सुना। मॉर्निंग में पीजीआई पहुँचे, वो उन्होंने कहा कि इसकी आंतों में बेंड पड़ गया है, अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, 4th सर्जरी। अच्छा। अप्रैल में। घर से कोई नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। बाप रे। 4th सर्जरी ऐसी थी कि डॉक्टर ने हमें कहा कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी कि देंगे या नहीं एनेस्थीसिया। अब इतनी टाइम में 8 बार कर चुके हैं हम, इसको एनेस्थीसिया दे चुके हैं, तो भी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर कल को नहीं एनेस्थीसिया देने के बाद नहीं कॉन्शियस, होश में नहीं आई, तो कॉन्सेंट जब हम साइन करते हैं तो वो लिखते थे सारी चीज़ें। राइट। तो मैंने उनको बोला कि आप कर दीजिए, सर्जरी कर दीजिए। उसका ब्लड टाइप इशू निकल गया। अच्छा। अब पीजीआई में क्या है कि आपको ब्लड बच्चों को दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। अब उसका ब्लड टाइप इशू था कि ना उसका ए भी पॉजिटिव था, ना ए पॉजिटिव था, ना बी पॉजिटिव था, उसका कुछ और ब्लड टाइप थी।
ब्लड टाइप मतलब जैसे कि मतलब ओ पॉजिटिव या फिर कुछ हमने आज तक यही सुने ना, ओ पॉजिटिव, ओ राइट। नेगेटिव। तो वो जब उसका ब्लड टाइप लिखते थे तो लिखते थे ए वीक बी, फिर आगे ऐसे लिखते थे। अच्छा। और वो प्लेसेंटा, और जब वो प्लाज्मा थेरेपी भी देते थे तो पहले पूरा ध्यान देते थे कि भाई हमने बी पॉजिटिव का प्लेसेंटा देना है या ए पॉजिटिव का। पहले रिसर्च होती थी पूरी प्रॉपर, अच्छा। फिर देते थे। तो डॉक्टर कहते कि इस बार हमें प्लाज्मा थेरेपी नहीं करनी है, हमें इस बार ब्लड की ज़रूरत है। अच्छा। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के पिछले दिन नहीं कंफर्म किया। अब कौन था कंफर्म करने के लिए, कोई नहीं आता था, मैं अकेली बैठी हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पिछले दिन कंफर्म करना पड़ता है। कहते आज आप कंफर्म मत कीजिए, सीनियर डॉक्टर ने, आप कल मॉर्निंग में कर लीजिएगा। ओके। वो फाइलें क्लोज करके बता के चले गए कि मॉर्निंग इसकी सर्जरी है। ओटी में लेके गई और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड। मेरे सर ने कहा था कि जब सर्जरी करेंगे हम तब लेके आना। अरे। हम वहाँ गए, ब्लड बैंक गए, उन्होंने कहा कि मैम ब्लड नहीं है इसका। ओ। और आप सोचो 10 दिन बिना खाना पानी के उसको भूखा रखा हुआ, एक पानी के लिए तरस रहा था बच्चा। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि मैम के बच्चे के लिए मुझे ब्लड चाहिए। एचओडी थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉल किया कि ब्लड चाहिए मुझे। और जब उन्होंने हमें 10 डेज़ का प्रोसेस बता दिया था कि 10 डेज़ के बाद आप ब्लड लेके जा सकते हैं, कि रेयर है, थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर के कॉल करने के बाद ही अगले दिन हमें ब्लड प्रोवाइड हो गया, सर्जरी होगी। अब डॉक्टर ने कहा कि अब हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हम पीजीआई में रखेंगे। अब मेरे हस्बैंड की 20 अप्रैल 2017 में किडनीज फेल होगी। मुझे घर से कॉल आया कि भाभी आप नीरज की ना किडनीज फेल हो गई, आप पीजीआई से आ जाओ। अरे बाप रे। मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि क्या हुआ है। वो कहते किडनीज फेल हो गई। डॉक्टर ने ऐसे बोला है, बेटी 4th सर्जरी हो रही थी, उधर से हस्बैंड की किडनीज फेल हो गई। वो घबरा गई। अब एक डॉक्टर थी, उनसे बात डिस्कस की मैंने। तो मैंने कहा कि अब मैं घर जाऊँ बेटी को देखूँ, कि डॉक्टर कह रहे हैं डिस्चार्ज नहीं दूंगा मैं। अच्छा। इसको यहीं रखूँगा, मैं अपने सामने इसका कैथेटर रिमूव करूँगा और देखूँगा कि क्या इश्यूज होते हैं। ओके। मेरे हस्बैंड ने खुद एल्कामिस्ट है वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और उनको नेकलाइन डाल के भेज दिया कि डायलिसिस होगी, आप जाओ। अच्छा। हस्बैंड ने कहा आप मत आओ, बेटी को देखो। अच्छा, वो पीजीआई आ गए बेटी का डिस्चार्ज करवाने। तो डॉक्टर ने कहा डिस्चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ऐसे ले जाइए, एक लीव एप्लीकेशन दे दीजिए कि मुझे ट्रीटमेंट से थोड़ा ब्रेक चाहिए और मैं लीव पे लेके जा रहा हूँ। अपना एक्सक्यूजेस दे दीजिए कि मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए। वो ले आए, हम उसको बेटी को लेके आए कि भी मैं बीच बीच में आके इंजेक्शंस लगवाती जाया करूँगी, एंटीबायोटिक्स दे दिए करूँगी। अब हस्बैंड का क्या था कि गुस्सा, बीपी इतना हाई रहना शुरू हो गया था, गुस्सा बहुत ज़्यादा। अच्छा। बिना बात के हर किसी को हाइपर होके मार देते थे। अब बेटी थी, एक दिन उसको भी पटक दिया था। बीमार बच्चा, उसको भी पटक दिया था। बाप रे। और अच्छा, फिर डॉक्टर, वहाँ से मैं पीजीआई से कॉल आया कि मैम आपकी बेटी की ना फाइल हम ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं कि आपने पेड नहीं किया यहाँ कुछ भी। अच्छा। तो आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते फिर यहाँ पे, और पीजीआई की पुलिस आ रही है आपके पास। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में कहा कि मैं खुद मरने में आ गया हूँ, मैं बेटी को लेके आऊँ। अरे बाप रे। अच्छा, फिर मैंने अपने एचओडी को कॉल किया, यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि प्रकाश कनौजिया। मैंने उनको कॉल किया, मैसेज ड्रॉप किया कि सर मुझे पीजीआई से कॉल आई थी और मेरे हस्बैंड की किडनीज फेल हैं, आपको खुद पता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्लैक लिस्ट से निकलवा लूँगा, आप आ जाना 15 डेज़ के बाद, जब आपके हस्बैंड की नॉर्मल हो जाएगी तभी। कैथेटर रिमूव मत करना, पीजीआई आना सिर्फ। पीजीआई गए, फिर उन्होंने पूछा कि भाई अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैथेटर पे रखना है बच्चा आपको कि मैं फिर टेस्ट लिखूंगा। और मैंने कहा कि सर कैथेटर पे रख दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ा करेगा चेंज करवाने के लिए हर ओपीडी में।
वेडनेसडे को उनकी ओपीडी होती थी। अब बीमार हस्बैंड, किसको बोलें कि चलो, और कोई मतलब पूछता भी नहीं था कि भाई आप अकेले हो, आपके हस्बैंड को आप खींच के लेके जाते हो, हम सपोर्ट करें। कि एक टाइम अगर कोई लंच या डिनर पहुंचा रहा है, वो 3 टाइम आते थे लंच डिनर लेके बेटी की। तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ नाइट को हम दे के चले जाएं, क्योंकि वो पेट्रोल का पे आउट भी देखते थे कि पेट्रोल लगेगा। अरे बाप रे। पीजीआई आने तक का। ऐसे रिलेटिव्स थे, जबकि उनको मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया था, और वो पंचकूला भी उन्हीं के बस आए हुए हैं। अच्छा। और एक भी इंसान ने कभी ये नहीं कहा। 2 बार हमें लेके गए, कहते इनका तो रोज का रोना है ऐसा। आप सोचो, एक या हार्डली एक बार लेके गए थे। एक इंसान ने आपको 100 रुपए के पेट्रोल के लिए सुना दिया, और मैं रोना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, देख एक्सपेक्टेशन मानना तू करती है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। एक्सेप्ट कर, सीख ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीख कि आपके लिए कोई खड़ा नहीं है, खुद को खड़ा करना पड़ेगा। राइट। हाँ, वो मुझे ना एक कहावत बोलते थे, जिसकी जेब में पैसा सब पूछे कैसा। तो अब क्या था कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उनको सबकी कॉल्स जाती थी। अच्छा, रिलेटिव्स वगैरह सबकी। और जब वो उनका फाइनेंशियल जीरो हो गया, तो सब ने उनके कॉल्स उठाना बंद कर दिए, हमारे भी उठाना बंद कर दिए। बात नहीं करते थे ढंग से कि पता नहीं यार इनका कॉल आ जाएगा, ये पता नहीं क्या बोल देंगे कि पीजीआई जाना है या हॉस्पिटल में हमें मनी की नीड है, क्या वो तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो आप इतना सारा खर्चा कैसे उठाते थे जबकि मदर इन लॉ पे करते थे? अच्छा। कि सुनाते थे। एक बार मुझे सैनिटरी पैड्स के लिए सुना दिया था। ओ बाप रे। कि भाई तुम अपने खर्चे कंट्रोल करो, कहाँ को जा रहे हो। ये तो बेसिक्स बेसिक नीड्स को भी सुनाया जाता था। और या डॉक्टर से बात करो कि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा फ्री कर दे। लेकिन हम अपनी फैमिली का स्टेटस देख के बोल ही नहीं पाते थे कि भाई कैसे बोलें। हस्बैंड की भी डायलिसिस चल रही थी, फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्री की थी। 5 या 6 मंथ हमने पेड डायलिसिस करवाई। हर डायलिसिस पे 1200 मतलब 2000 की होती थी, एक इंजेक्शन लगता था, तो वो भी ज़रूरी था। तो वो तो 2000 हर वीकली जा रहे हैं आपके एक डायलिसिस पे। उनकी 2 डायलिसिस होती थी, तो 2500 जाएगा ही जाएगा। अच्छा। बेटी का एक इंजेक्शन था ब्लड थिनर, वो भी उसको जाना ही जाना है, लगना ही लगना है। उसको भी हम स्किप नहीं कर सकते थे। राइट। अब हमने हीमेटोलॉजी डॉक्टर से बात की, तो हमारी एक डॉक्टर थी, मैंने उनको बोला कि मैम मुझे डॉक्टर अंकुर से मिलना है जो मेरी बेटी का केस देख रहे हो। उन्होंने पता नहीं अब क्या था, उन्होंने कहा कि अगर वो चले गए तब भी तो आप हमें दिखाओगे ना। वो है नहीं, जबकि वो वहीं थे। अच्छा। और उन्होंने उसकी ना इंजेक्शन बंद कर दी, ब्लड थिनर बंद कर दिया। उसको गैंग्रीन स्टार्ट हो गई। उसकी लेफ्ट साइड में यहाँ ये थंब से स्टार्ट हुई, उसका थंब निकल गया। अब उसकी 4 फिंगर्स, ये साइड पूरी वीक हो चुकी थी उसकी लेफ्ट साइड। और अच्छा ऐसा नहीं है, वो चल नहीं पा रही थी, 18 मंथ की होगी, चल नहीं पा रही थी, कैथेटर था, थोड़ा मूव कर लेती थी, सब कुछ कर दी थी। अच्छा। लेकिन एक होता है बच्चे के चलने का सबको खुशी होती है। राइट। तो 19 मंथ की थी जब उसने पहली बार फर्स्ट स्टेप उठाया था, वो भी वॉल का ऐसे साइड बाई साइड सहारा लेके। अब कैथेटर बच्चा क्या संभालेगा, कैथेटर संभालेगा, अपना यूरिन बैग उठाएगा कि अपना चलना देखे, एक हाथ में थंब नहीं। लेकिन वो बहुत स्माइल के साथ करती थी, कभी रोती नहीं थी। अच्छा। तो उसने वो जैसे क्रॉस किया ना, फिर वो खुश होके माँ देखो भी मैंने ये एक चीज़ की है। और मेरे हस्बैंड की डायलिसिस हो रही थी, अब हमने उसका ट्रीटमेंट समझ लिया। अब उसकी गैंग्रीन ज़्यादा फैलना शुरू होगी। उसकी गैंग्रीन में धीरे धीरे उसकी ये लिम्स सारा ख़त्म हो गया। डॉक्टर ने फिर ब्लड थिनर स्टार्ट की कि भाई इसका इंजेक्शन देखो आप।
इंजेक्शन देखने के बाद हमें ट्रीटमेंट के लिए सुनाया जाता था। पैसों के लिए एक हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने मेरी बेटी का फिर कहा कि कोई भी मेडिसिन आ रही हैं, इंजेक्शन्स आ रहे हैं, आप मुझे बताना, मैं फ्री कर दूंगा। जबकि हमने कुछ मेडिसिन वो दे देते थे तो हम इंजेक्शन्स खुद कर लेते थे अफोर्ड। अच्छा। तो अब मैं हस्बैंड को बोलती थी फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा है, मैं जॉब करूँ। अब वो कहते थे कि भाई नहीं, मैं जॉब के फेवर में नहीं, जॉब नहीं करनी है। जबकि हस्बैंड भी घर पे ही थे? घर पे ही थे। ओके। जॉब प्रेफर नहीं करूँगा। मदर इन लॉ ने भी बोल दिया कि मैं बेटी देखूँगी, तुझे देखूँगी। मेरी बेटी के टेस्ट थे और बहुत, एक बॉम्बे से टीम आनी थी, कोई नहीं था। मैं चली गई, मैं प्रेग्नेंट थी 5th मंथ। ओके। सडनली प्रेगनेंसी का पता चला था मैं 3rd मंथ में। तो मैं, अब वहाँ पे सामने लिखा होता है कि गामा रेज और यूवी रेज होंगी, तो आप प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ से जाना भी, क्रॉस भी नहीं करना है। ओह। तो मुझे ये वो चीज़ कि मैं अपने हस्बैंड को भेजूँ, तो वो डायलिसिस, पूरा डे डायलिसिस, और नहीं बैठ सकते क्योंकि पीजीआई में आप देखोगे बैठने के लिए भी जगह नहीं है। वहाँ पे इतना रश है और इतनी, आप लोग देखोगे तो घबरा जाओगे। पेशेंट्स देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को नहीं बताया, मदर इन लॉ को भी नहीं बताया। मैं उसको उठा के चली जाती थी, डेली जाते थे। अच्छा। वो टेस्ट करवाने, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैठे रहना। अब वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम यूज़ कर लिए। आप, मुझे 24 वीक स्टार्ट हुआ था, अल्ट्रासाउंड करवा के आई थी और मुझे पेन्स आना स्टार्ट हो गई 24 वीक्स पे। आप मुझे सजेस्ट किया कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा। 24 वीक्स चाइल्ड, अब नियोनेटल के केस हमने देखे थे। तो हमारे जो रिसर्चर थे नियोनेटल के, तो मैंने उनको कॉल किया। मैं क्या सर, ऐसे करके मेरी डिलीवरी के लिए बात हो रही है और मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने कहा कि आपने खुद क्यों आए, किसी और को नहीं भेजा जब टेस्ट हो रहे थे। मैं क्या सर, आप कंडीशन खुद पता है आपको कि कोई सपोर्टिव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, हम सजेस्ट नहीं करते हैं ये चीज़। अच्छा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वो पीजीआई आपको रेफ़र कर रहे हैं, राइट, आपकी फैमिली से किसी एक इंसान को आपके गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड के बाहर बैठे रहना है, गायनी वार्ड के बाहर बैठे रहना है। आप मूव नहीं हो सकते, इतना सा भी मूवमेंट नहीं करनी है उस टाइम पे। आपको यहाँ पीजीआई में ऐसा सिस्टम पे रखा जाएगा। उन्होंने ये चीज़ बताई। और बाई चांस अगर आपने डिलीवरी का रिस्क ले लिया और ये सोचते हो कि भाई हम वेंटिलेटर और मशीन में बेबी रख देंगे, तो बेबी के चांसेस नहीं है। 24 वीक्स 500 ग्राम्स का बच्चा, उसके चांसेस नहीं है कि वो ग्रो कर पाए। 20 लाख आपका अलग लगेगा, 20 से 22 लाख, ये बजट ऊपर भी जा सकते हैं। बाप रे। और आपको आईसीयू के 3 बाहर रहना है 3 महीने। चॉइस आपको करनी है, आपको बेटी चाहिए, हस्बैंड चाहिए, या ये वाला बच्चा चाहिए। बाप रे। मैंने कहा ये तो अभी आया नहीं, इससे कोई अटैचमेंट्स नहीं है, मैं इसकी डिलीवरी करवा देती हूँ। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया ये चीज़, मैंने उसकी डिलीवरी करवा दी। अब जब बॉर्न हुआ, बेटा था, और सबने, मतलब हक घर में ये हो गया कि बेटा खराब कर दिया, इसने वंश खराब कर दिया। अरे बाप रे। कंडीशन किसी ने नहीं समझी। अच्छा, आपके हस्बैंड, आप समझो कि इंसान डायलिसिस पे से आ रहा है, उसके बाद अपनी न्यू बॉर्न बेबी का क्रीमेशन के लिए जा, राइट, कोई नहीं आया कि भाई हम चल लेते हैं। एक भैया थे, वो लेके गए थे हमें। तो हमसे उस बच्चे के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा गया था। इतना फील होता था कि हम किस कंडीशन में, कि हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं कभी बताती भी नहीं थी, अब धीरे धीरे मुझे रोज़ सुनाना शुरू हो गई कि बेटा हुआ था, इस चैन से घर पे बैठी नहीं, इसकी पीजीआई ने ना सारा घर खराब कर दिया। अब उस बेटी का दर्द कोई नहीं समझे कि ज़रूरी था उसका। मैं मदर इन लॉ को भी नहीं भेज सकती थी। अब उसकी पूरी एक
जून की बात है, उसकी 5th सर्जरी हुई थी अक्टूबर में। जून में उसका वो ये सारा लिम्स पस से भरा हुआ था यहाँ तक, एक डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से। और मुझे लगा कि वो डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि हम ये पार्ट रिमूव कर देंगे। मैंने बहुत जगह चैंटिंग करवाई, प्रेयर्स करवाई कि बच जाए, हाथ बच जाए, ये लिम्स चला भी जाएगा तो कोई दुख नहीं होगा। अब जब हम उस डिस्चार्ज हुई, 3 kg वेट था, मदर इन लॉ भेजे हुए थे, मैं प्रेग्नेंट थी 3rd प्रेगनेंसी के साथ। मेरे हस्बैंड ने मना किया कि कहीं नहीं जाना, तो घर पे बैठो, कहीं हिलना नहीं है, मम्मी जाएगी, तूने नहीं जाना है। जब वो ठीक हुई, थोड़ी सी ठीक हुई, तो उसको घर भेजा। डॉक्टर ने कहा कि ड्रेसिंग करनी है अपने आर्म्स की। तो उसकी जब मदर इन लॉ ड्रेसिंग करते थे तो उसकी ये सारी स्किन्स, ये फिंगर्स एक धीरे धीरे करके निकल रही थी, उसकी बोन्स तक। बाप रे। तो मतलब जब तक वो पूरी स्किन रिपेयर नहीं हुई तब तक हमने उसकी ड्रेसिंग की, 2 मंथ तक मैं प्रेग्नेंट थी। फिर हमने पीजीआई जाना कम किया। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे ट्रीटमेंट सिखा दो, ये कैथेटर ब्लॉक होती है, हस्बैंड डायलिसिस करवा के आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली तभी होता था जब वो डायलिसिस करवा के आए, नहीं इंसान खड़ा हो सकता। राइट। और हम कैथेटर, मैं उसको लेके पीजीआई जा रही हूँ, हस्बैंड भी जा रहे हैं। एक दिन चक्कर आ गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको इमरजेंसी है तो आप हम चल लेंगे, राइट। बट बीमार इंसान को मत लेके जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने वो चीज़ सीखी वहाँ, सीखा कि भी अकेले लड़ना पड़ेगा, लड़ना कोई पड़ेगा। नहीं है। एग्जैक्टली। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया। मेरी बेटी बॉर्न हुई, 2nd बॉर्न। अच्छा। मॉर्निंग में हुई, सुबह सुबह तो मेरे हस्बैंड को सब ने मतलब डिमोटिवेट कर दिया कि बेटी होगी, तू बीमार रहता था, बेटा होना ज़रूरी था। बेटा था तो तेरी वाइफ चैन से नहीं बैठी, अपनी उस बीमार बेटी के चक्कर में पीजीआई घूमती रही। अच्छा। आप ये मानो कि हम ऐसे लड़कियों को बोला जाता है ना कि जगत जननी है, लेकिन जब वही बेटी बॉर्न होती है ना तो बोलते हैं बोझ आ गया, अरे बाप। लड़का होना चाहिए था। बीमार हस्बैंड है, वंश चलना चाहिए था। मेरे हस्बैंड उसको देखने नहीं आए। 2nd डे जब डिस्चार्ज करवाने आए थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरा 8 mg ब्लड है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, मैं घर के पास ही हूँ, आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, मेरी बेटी है, बीमार बेटी है, मुझे उसको खुद देखना पड़ता है, उसकी कैथेटर ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी होता है, मैंने ट्रीटमेंट सीखा हो, मैं उसको देती हूँ जी। कि पीजीआई से अब हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। मतलब 2nd डे आई, मैंने कहा कि अब पकड़ना मत, आप ये सोचो कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है, इस बच्चे के लिए क्या क्या किया, तो आप इसको ना अब होल्ड मत करना। लेकिन फिर जब उन्होंने उसको देखा, नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे आधे रिलेटिव्स, हे भगवान बेटी होगी, बेटा हो जाता, अब वो चीज़ें चेंज तो हो नहीं सकती थी। मुझे ऐसे लगता है कि आप बेटी को जब देखते हो ना, लड़की की लाइफ ऐसी है, आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि आप अन्नपूर्णा हो, खाना सबसे बाद में मिलता है, जगत जननी हो, लेकिन बेटी बॉर्न हो जाए कोई फायदा नहीं, सब उदास हो जाते हैं, सब उदास, दुख मनाना शुरू कर देते हैं। सबको लड़का ही चाहिए। सबको लड़का ही चाहिए। ओके। इवन पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं, उनको बेबी बॉय चाहिए फिर। और एक गर्ल होती है, उसको भी ये होता है कि पहले बेबी बॉय चाहिए। मैंने भगवान से बेटी मांगी थी, मुझे दी। मैंने फिर जब मैंने कहा कि मैंने जो मांगा है मुझे वो मिल गया, मुझे उसमें खुशी है, जिसको जो करना है वो करे। सही बात है। मुझे दोबारा इस बात पे ना, टॉपिक पे बात नहीं करनी है। और अगर वो ओल्ड एज भी उसने, बच्चे ने देखनी है हमारी, जो चाहे लड़का हो लड़की, वो किसी और का थोड़ी ना करेगी, वो हमारा करेगी। तो मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी बेटी में। अगर किसी ने इसको बोझ बोला या कुछ बोला, सुनाने से नहीं हटूंगी फिर, चाहे मम्मी आपके रिलेटिव्स हों। एग्जैक्टली। अच्छा, वो 6 मंथ की थी, 5 मंथ की थी। अभी अपन थोड़ा उस टॉपिक को, कोरोना के पीरियड में जब हॉस्पिटल में कोविड ही आया। हाँ। तो जब कोविड आया, वो उसके बॉर्न होने के 3rd मंथ बाद कोविड आ गया था। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 1 मार्च अप्रैल में आया था फर्स्ट। हमें पीजीआई से कॉल आई, अच्छा, कि भी आपके हस्बैंड का ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया है और
हस्बैंड चले गया, मैं छोटी बेटी लेके तो जा नहीं सकती थी, मदर इन लॉ को जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि कोविड उस टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, कि भी डोनर्स मैच नहीं हुए ढंग से, फाइल्स मैच नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या किया कि कहा कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन लग गया। अब हम घर पे थे, हमें एक दिन कॉल आई पीजीआई से कि मैम, हस्बैंड को कॉल आई कि भाई हमारे पास एक रिसेंटली केस आया है, 49 एज है और किडनीज बिल्कुल वर्कअप पे हैं और फैमिली मान गई है कि डोनेट कर देंगे। अच्छा। अब हस्बैंड चले गए, उनको पूरा मतलब समझाया गया था कि भाई अगर कोविड होता है तो बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जी कि ये हम चीज़ अभी फेस कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम इंडिया का पहला ट्रांसप्लांट है, तो हमें भी पता नहीं है कि अच्छा कि तो सक्सेसफुल कितना रहेगा। हाँ, जितना हम समझा सकते हैं आपको ही गाइड करेंगे। तो जब वो ट्रांसप्लांट हो गया, एक और अंकल थे, तो उनकी डेथ 2 महीने बाद हो गई थी। और हस्बैंड की किडनी बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही थी। मैं अक्टूबर में घर गई, मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट थी। घर पे पता नहीं क्या हुआ, वो किडनी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दी। अरे बाप रे। और मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, उनको थोड़ा दिक्कत हुई तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी पियो, अच्छा। कुछ नहीं होगा, ये रिस्पॉन्ड कर देगी। और जब मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली, अच्छा, मुझे इरिटेशन होना शुरू होगी कि मैं ये हॉस्पिटल ही नहीं देखूंगी कि अब आपकी एक मिस्टेक की वजह से पीजीआई जाना पड़ेगा फिर से फैब में। मैं कि जब आपको डॉक्टर ने अच्छे से गाइड किया था कि आपका खांसी भी आएगी ना, हल्की सी पीजीआई आना, तो आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि पीजीआई या तो जाके बंदा आता नहीं है या वो ठीक करके भेजते हैं, 2 चीज़ होती है। तो मुझे पीजीआई नहीं जाना है, तो समझिए ये चीज़। फिर मैंने कहा कि नहीं भी, पीजीआई तो जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि भी ये किडनी जो हमें मिली है वो भी ख़राब हो जाए, उससे बढ़िया है कि आप ट्रीटमेंट ले लो टाइम से। वो गए और अच्छा मदर इन लॉ के साथ भेज दिए, वो वापस आ गए, फाइल फुल बनाई हमने, वो वार्ड से भाग के आ गए। अरे। फिर मैंने कहा कि मैं तो अपने बच्चे उठा के चली जाऊंगी, अब आप देखो ये मेरे बस का नहीं है। और अच्छा, वो इमोशनल ब्लैकमेल किया और पीजीआई भेज दी। पता नहीं फैमिली में किसने क्या कह दिया डॉक्टर्स को कि इसने बहुत तगड़ा नशा किया हुआ था। बाप रे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तू आ जा, इन जल्लादों को नहीं पता चल रहा है डॉक्टर से क्या डिस्कशन करनी है, तू आ जा, अनपढ़ हैं सारे यहाँ बैठे हुए, तू आ जा। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहते मैम आप इन्हीं के साथ रहते हो? मैं क्या हाँ, एक तो आपकी फैमिली में से किसी ने बोला है कि उन्होंने स्मोकिंग की है। अच्छा। और वो भी ड्रग्स वाली। मैं क्या मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, पैसे कहाँ से लेंगे? मदर इन लॉ देते हैं, कहाँ से लेंगे भाई, उसके लिए पैसे चाहिए और हमारे पास नहीं है, हम इनकी मेडिसिन ही पूरी कर रहे हैं, वही बहुत है। 15,000 हर मंथ खर्चा था, बेटी का भी खर्चा था, कैथेटर आनी है, उसकी चेंज होनी है, सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को डीमीन करना शुरू कर दिया कि भी इसने ज़बरदस्ती भेजा। अच्छा। 20 मार्च को मैं वहाँ गई और उस टाइम पे ट्रेसिंग बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट करने से पहले। ओके। अब क्या था कि मैं घर आती थी, वो मेरे पीछे पीछे कैब करके आ जाते थे। मैंने कहा, मैं बच्चे देखने आती थी, वो कहते थे कि वहाँ मुझे नहाना है, मुझे इरिटेशन हो रही है, तो वहाँ पे वॉशरूम अच्छे नहीं, तो मैं घर आ गई। मैंने फिर उनको एक बात कही कि भी यहाँ आ जाते हो, फिर वहाँ जाके फिर वो कोविड टेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ है ये। मैं कहा नहीं, अपने बेड से नहीं हिलना है, कि मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और 27 मार्च थी, उनको सैटरडे था और उनको कोविड, डॉक्टर ने बोला कि कोविड हो गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो डायलिसिस पे लगवा के आई थी कि 5 घंटे की डायलिसिस है, लास्ट डायलिसिस है, हमने कल डिस्चार्ज हो जाना, किडनी रिस्पॉन्ड करना, बहुत अच्छी बात थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने यूं ही डरा दिया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट टाइम से ले लेते तो आज को हम इतनी नौबत पे नहीं पहुंचते। और वो नेक्स्ट डे बस कोविड पॉजिटिव। अब समझाना मुश्किल हो गया कि आप NH जाओ, कोविड हॉस्पिटल जाओ।
डॉक्टर को गालियाँ दे, मुझे गालियाँ दे। डॉक्टर मुझे ले गया, कहता रूम में आप मेरे पास आओ, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, कैसे समझाना है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने अभी 2 पेशेंट्स अपने किडनी फेलियर पेशेंट्स हमने ठीक करके भेजे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हमारी टीम जाती है। उन्होंने मुझे सारा दिखाया कि आईसीयू में ऐसे ऐसे टीम जाती है और आपके हस्बैंड को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। बीपी 200। बाप रे। और मैं घर फ़ोन करूं कि समझाओ भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये घर आना चाहते हैं तो फिर देख लो, बच्चे हैं हमारे, वो भी जाएंगे, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगी, सारा चला जाएगा। कुछ नहीं उस टाइम पे था। और ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं ना कोविड नहीं था, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि भी अगर आपने जाना है NHE तो जाओ, कि मैं अपना NHE आ जाऊंगी, वहाँ देख लेंगे हम, मैं नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। अच्छा उन्होंने कहा NHE आप नहीं जा सकते, कि वहाँ अलाउड नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं घर भी नहीं जा सकती, विदाउट टेस्ट के रिपोर्ट्स के नहीं जा सकती। तो पीरियड ये वैसा था कि लाइक 10 रात के 11 बजे थे। हस्बैंड को बड़े मुश्किल से हमने कोविड हॉस्पिटल भेजा मैंने, और मैंने घर फ़ोन किया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं, और मेरे घर से मना कर दिया कि घर नहीं आना है, जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव की हाथ में नहीं आती है घर नहीं आना है, बच्चे नहीं मारने हैं हमने, तुम्हारे चक्कर में हमने खुद नहीं मरना है। मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात की, मैंने बात की कि भाई सर मैं विदाउट रिपोर्ट्स के घर नहीं जा सकती, PGI में मेरा टेस्ट करवा दो। उन्होंने कार्ड्स बनाए इमरजेंसी के और मेरा कोविड टेस्ट किया। नेक्स्ट डे था संडे, रिपोर्ट्स उन्होंने कहा संडे को नहीं आई, संडे को मैं बाहर बैठी। मैं रात को मैंने कॉल किया कि मुझे वो वहाँ PGI में बैठने भी नहीं दे रहे थे, भीड़ नहीं चाहिए थी, कोविड ऐसा था। उन्होंने क्या किया, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया, मैं कि घर आ जाओ, वो कहते घर नहीं है। तो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, मैंने उनको कॉल किया, उनका कॉल आया कि क्या हुआ, मैं रो ही जाऊँ कि वो कोविड पॉजिटिव और मैं घर नहीं जा सकती और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। और PGI से मैं क्या भेज रहे हैं कि भाई आप जाओ, मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा आप किसी का भी फ़ोन नहीं उठाओ, ऐसा करो मेरे पास आ जाओ। ना मम्मी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से भी नहीं, जिन्होंने आपको मना किया घर नहीं आना, आप मेरे पास आओ, सर्वेंट क्वार्टर में आप आराम से रहोगे। वो मेरे लिए एज अ गॉड चल रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में पानी रखा, सब कुछ किया, खाना रखा। नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स नहीं आई PGI से। मुझे ये था कि मेरी रिपोर्ट्स का पता चल जाएगा तो या तो मैं हस्बैंड के पास चली जाऊंगी या बच्चों को देख लूँगी कि बच्चे ज़रूरी है। और उन्होंने PGI वालों ने नहीं भेजा, कोई लिंक नहीं भेजा, कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में टेस्ट करवाए, वो रैपिड टेस्ट किया उन्होंने। इवनिंग को उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि मैम आपको व्हाट्सएप ड्रॉप किया आपकी रिपोर्टें, आप पॉजिटिव, अब आप क्या करोगे, सेपरेशन करना है या घर पे रहना है या क्वारंटीन लेके घर पे रहोगे या हॉस्पिटल आओगे। बाप रे। अब उनको मेरी सिस्टर, मुझे ये फील हुआ क्योंकि कि कोई उन्हें ना सुनाए कि भाई कोविड पॉजिटिव जिसको अपनी फैमिली ने नहीं एक्सेप्ट किया तो उन्हें बुला लिया कि उसको कोई नहीं इस चीज़ का डॉन्ट मारे। तो मैंने उसको कहा कि मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ और भी PGI वालों ने कहा है कि भी हम सिर्फ अपने वो पेशेंट्स लेते हैं जो सीवियर कंडीशंस में, अब हमने प्रोटोकॉल चेंज कर दिए। ओके। तो मैं PGI नहीं जा सकती हूँ, तो मैं 6 में जा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने एक एक्सरे किया। इवनिंग को एक नर्स आई मेरे पास, ब्लड थिनर का इंजेक्शन लेके आई, जिस इंजेक्शन को मैं अपनी बेटी को डाइल्यूट करके 0.2 लगाती थी। अच्छा। वो पूरा इंजेक्शन विदाउट डाइल्यूशन के मुझे देना था। अब मुझे उस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट पता थे कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मरना, कोविड से नहीं मरना, अगर 60% ब्लॉकेज है, कोविड से नहीं भी मरूंगी, आप मुझे ऐसे मार दोगे। मैं क्या जो रिपोर्ट्स चल रही हैं कि हाँ जी, अब हमारे सामने सडनली डेथ्स होती थी। अब मेरे सामने एक पेशेंट आया, उसकी मतलब अब नॉर्मल बैठी हुई थी कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है और सिविल हॉस्पिटल में खाना तक नहीं है।
मेरे घर से कनेक्शन बंद हो गए, कोई फ़ोन नहीं उठाता था, बात नहीं करना चाहता था कि पता नहीं अब क्या बोल देंगे, इनका तो खुद तो मरना ही है इन्होंने। राइट। तो एक फैमिली थी, वो मुझे सपोर्ट करती थी, खाना भेजते थे वो। उन्होंने एक बॉय रखा था 3 लाख में अच्छा। कि इनको 3 टाइम खाना दे के आना। ओके। मेरे साथ उनकी मदर थे, ओल्ड एज थे, तो वो कहते थे कि आपने सिर्फ इनका ध्यान रखना है, हम आपका ध्यान रखेंगे। ओके। तो मेरे सामने एक लड़की आई, ज़्यादा नहीं 40 के करीब होंगे, और उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉल किया और उनकी कॉलिंग सुनी मैंने, मैम वेंटिलेटर पे पेशेंट, बस जैसे ही जाएगा ना आपको वो दे प्रोवाइड करवा दी जाए। अरे बाप रे। उनसे कॉल, उनकी जब तक वो एम्बुलेंस आई तब तक उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होके सामने हमारे डेथ होगी। हॉस्पिटल का सिस्टम सोचिए कि वेंटिलेटर में इंसान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चला जाएगा, बस वैसे आपको शिफ्ट करनी है उस वेंटिलेटर। राइट। जबकि वेंटिलेटर का प्रोसेस है कि वो पहले स्टेरलाइज्ड होता है, एक ही पेशेंट पे यूज़ होता है, दूसरे पे नहीं होता। अच्छा। तो वो वेंटिलेटर उनको प्रोवाइड करना था प्राइवेट हॉस्पिटल में। उनकी डेथ होगी मेरे आंखों के सामने, बस 5 मिनट में, जो होना था 5 मिनट में। मैंने इंजेक्शन, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मैम ये इंजेक्शन 5 लगेंगे आपको, हम उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके। अगर आपको कुछ होता भी है, आप ये सोचो कि शायद आपकी लाइफ सेव हो जाए, इससे हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा अगर मेरी ब्रेन में ब्लीडिंग होगी और मैं पैरालाइज्ड होगी, आप मेरी गारंटी लोगे कि आप देखोगे, या मुझे कोई ये इंजेक्शन दोगे कि जिससे मैं मर जाऊँ? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता। राइट। तो वो कहते मैम ऐसा कुछ नहीं है, थॉट्स ऐसे मत लाओ। और एज ऑफ 27 में मुझे सब कहते थे बहुत छोटी एज है, आप क्यों इतना डर रहे हो? मैं इन सब सिस्टम से गुजर के आई हूँ, मुझे समझा रहे हो, मुझे नहीं सुनना है। सैटरडे था, 31 को मेरे हस्बैंड के साथ बात हुई कि तू घर चली जा, समृद्धि वॉमिटिंग कर रही है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट किसी को समझ नहीं है, तू उसको देख जाकर। अच्छा। तू कर सकती, तू घर चली जा। मैंने घर कॉल किया, वो कहते कुछ नहीं है, ठीक है सब, तू मत आई जब तक डॉक्टर ना भेजे। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों बोला, लाइक कि इसलिए कि कोविड है, 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड पूरा करो अगर आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ओके। मैंने डॉक्टर को कहा, 5 डेज इंजेक्शन दिए उन्होंने। सैटरडे था, मेरा डिस्चार्ज था, मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, सब कुछ कर दिया, और मैं एम्बुलेंस का वेट कर रही। शाम हो गई, एम्बुलेंस नहीं आई। मैं डॉक्टर के पास इवनिंग राउंड पे कि मेरा डिस्चार्ज था और एम्बुलेंस का वेट कर रही थी, मुझे घर जाना है, अब तो मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, अब तो मुझे घर भेज दो। कहते मैम आपका डिस्चार्ज ना कहीं किसी ने कैंसिल करवा दिया। कॉल आई थी डिपार्टमेंट में, तो हायर कमांड से डिस्चार्ज कैंसिल हो गया आपका। ऐसा क्यों? नेक्स्ट डे संडे डिस्चार्ज नहीं मिलना था, मंडे पे बात चली। मंडे को भी मुझे इवनिंग में उन्होंने ड्रॉप किया भाई वी एम्बुलेंस। मैं घर पहुंची, रीज़न भी है, अब मुझे उस दिन डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि मैंने घर कॉल की, वीडियो कॉल की एक आंटी से, तो उन्होंने मेरी मामी सास बैठे थे, उन्होंने वाइट दुपट्टा ले रखा था। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया कि वो वॉमिटिंग कर रही थी कंटिन्यूसली और तू उसको जाके देख, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और मैं गई, मैंने उसको मतलब उन्होंने डिस्चार्ज कैंसिल किया। मंडे को गई, हमारे घर से एक एंट्री है, तो सीधा उसके रूम में गई, मैंने उसको देखा, मैं शॉक्ड होगी। उसकी मुझे ऐसे लगा था कि वो चली गई और कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तभी दुपट्टे ले रखे हैं वाइट से, और मेरी बात भी नहीं करवाई। अच्छा। मैं गई, उसका देखा मैंने, बेड पे लेटाया हुआ था, उसकी सिर्फ आई बॉल्स मूव हो रही थी, आप उसका ये आम उठा के भी गिर जा रहा था। अच्छा। 9 kg से 3 kg पे आ गई थी। बाप रे। और मैंने फैमिली को बोला कि भाई आपने मुझे एक बार भी नहीं बताना जरूरी समझा कि इसकी कंडीशन इतनी रोस्ट हो चुकी है कि बस आप इसकी लास्ट ब्रेथ्स काउंट कर रहे हो। और अच्छा उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा, मैंने उसको उसने शायद एक्साइटमेंट हो के कि मम्मी आई है, पता नहीं 2 हफ्ते बाद देख रही थी, तो उसने 2 चम्मच खीर के खाए और मैंने उसका कैथेटर चेंज किया। कैथेटर भी अब 3 kg के
वेट के बच्चे को नियोनेटल वाला कैथेटर आता है, उसका नंबर चल रहा था 5। तो हम वो नहीं था, हमने वो मंगवाया। मामा ससुर आए एक तरफ से, उनको मैंने कहा कि ले आओ आप कैथेटर में, पहले कैथेटर चेंज करूँगी। मैं नहा उसका कैथेटर चेंज किया, उसको देखा। अच्छा वो कहते चलो पहले बाहर चलो, डाइनिंग एरिया में बैठो, फिर हम कुछ बात करनी है। मैंने कहा पहले मुझे इसे को देखने दो, फिर बात करते हैं। अच्छा उसने थोड़ा सा आई बॉल से अपना हाथ हिलाया, तो मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं कुछ है, अभी भी है। तो मैं बाहर बैठी और एक वीडियो दिखाई छोटी सी कि सैटरडे को नीरज की डेथ हो गई थी और हम क्रीमेशन कराए हैं, गंगा भी, हरिद्वार भी जाए। और तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरे डॉक्टर से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके भी 60% ब्लॉकेज है, तुझे फील ना हो, तू स्ट्रॉन्ग बनी रही। अच्छा उस टाइम कुछ भी दिमाग में चीज़ें नहीं थी। क्यों नहीं बताया, क्या नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी दिख रही थी। थोड़ी देर रोए, अब उनकी तरह डम की तरह मैं भी बैठ गई कि भाई इसकी भी अब लास्ट ब्रेथ से काउंट, चलो मैं भी इसके साथ ही इनकी तरह ही बैठ गई। सुबह 10 बजे मेरे ब्रदर इन लॉ आए, नंदोई हैं, उन्होंने ही सब क्रीमेशन की थी। मेरे हस्बैंड की क्रीमेशन उन्होंने की थी, पीजीआई जाके अकेले डेड बॉडी उठाई है। उस दिन डेड बॉडीज थी एम्बुलेंस में 18, उन्होंने काउंट की। अच्छा। और डेड बॉडीज ऐसे फेंक रही थी, बाप रे। और उन्होंने बंदों को कहा कि भाई मेरा साला है, आप रिस्पेक्ट से उठाओ, पैसे ले लो। पता नहीं अब उन्होंने कितने दिए, हमें कभी नहीं बताया। तो उन्होंने पैसे भी ले लिए, पर फिर भी एक ही बंदा आ गया है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने उसको पीपी किट डाल के सबसे ऊपर रखा। कहता देखो जो 18 थे उनमें से किसी का रिलेटिव्स नहीं आया था। और नेक्स्ट डे हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ क्या थी कि पीजीआई में कोविड की वजह से सिर्फ एक डेथ हुई है। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने जब मुझे ये चीज़ बताई कि ये चीज़ थी, मैंने कहा मैं भी देखती थी दिल्ली हॉस्पिटल में कोविड से डेथ्स हो रही हैं, जबकि अब जिन्होंने नहीं फेस की थी ये चीज़ें तो यही बोलते थे कोविड नहीं है। राइट। तो उन्होंने उनका क्रीमेशन किया था। तो मैं नेक्स्ट डे मैं भी बेटी की अपनी सांसें गिनना शुरू कर दिया उनकी तरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप हार मत मानो, देखो अभी उसकी सांसें चल रही है, आप एक बार इसके सर्जन से बात करो। मैंने कहा अभी मैं थक गई हूँ, अब नहीं। कहते नहीं यार तू जा सकती, तू बात कर एक बार। हमें किसी को समझ नहीं थी। मैं कि क्यों नहीं समझती, आप एक बार पीछे जाके आईसीयू में बात करते। अपने हस्बैंड के लिए भी बात नहीं की किसी ने, कि हस्बैंड की एक ऑडियो सुनी थी मैंने कि मुझे खाना ही नहीं दिया गया, मेरी लेग्स में फेमोरल है, मैं आईसीयू में बेड से नहीं उठ सकता, वेंटिलेटर पे हूँ, नहीं उठ सकता हूँ। तो वहाँ नर्सेस खाना भी नहीं देती थी एनएचसी में। मैंने वो ऑडियो सुनी थी उस टाइम पे, तो मैंने अब इतना सब कुछ चल रहा था, उस पर नहीं कर, अपनी बेटी पे फोकस किया। मैंने सर्जन को कॉल किया कि मेरी बेटी की इतनी कंडीशन ख़राब है, तो बचने के चांसेस तो मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। अब मैं उसको ऐसी कंडीशन से 5 बार लेके आई हूँ वापस, तो एक 1% होती है ना हो, मैं कि लेके जाऊँ शायद हो जाए। जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा मैम ऐसा है कोविड प्रोटोकॉल चेंज हो गया है, हम एडमिट करते हैं क्वारंटीन के बाद। मैं इसको बेड प्रोवाइड करवा दूंगा, इमरजेंसी टेस्ट जितने होते हैं करवा दूंगा, बट एडमिशन नहीं करूंगा। एचओडी है वो ले गए, उन्होंने उसको बेड दिलवाया। ट्रीटमेंट 2 दिन बाद, जो उसकी फाइल बनी थी वो 2 दिन बाद बनी थी। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट होगा, इससे बेटर है कि मैं इसको एडमिशन फाइल नहीं बनवाता हूँ और इसके ऐसे ही टेस्ट करते हैं हम। उन्होंने टेस्ट किए, फ्लूइड दिया उसको, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुई। 12 बजे का उन्होंने एक टाइम दिया था मुझे कि हम सीपीआर देंगे। अच्छा। अगर ये मूव नहीं करती है, हाथ या पैर नहीं हिलाती है, तो हम सीपीआर देंगे और चांसेस नहीं है इसके बचने के। मंडे को मुझे पता चला, हस्बैंड गए थे, मॉर्निंग में वहाँ थी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा जब कोई नहीं है खड़ा तू भी जा, कल को तू भी ब्लेम करेगी कि भाई मेरे बच्चे थे, तेरी वजह से हुआ, तू भी जा।
अच्छा उनको भी भेज दिया मैंने। फिर किसी ने मेरी जब इतना सब कुछ चीज़ें चल रही थी तो थॉट यही रहता है ना कि अभी अब तक कोई नहीं था जब तक इंसान जिंदा था, और लाइक तब तक कोई हेल्प के लिए नहीं आया, और अभी वही 5 लोगों ने मतलब मिलके हस्बैंड की क्रीमेशन कर दी। और मतलब मेरी बेटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया 2 दिन के बाद। डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है कि थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि फ़र्क लग रहा है इसमें, तो इम्प्रूव हो जाएगी हेल्थ, इसकी कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई जब उन्होंने एडमिशन किया। एक हमारे बेड के साथ थे, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे उनके फेस भी आज तक याद नहीं। लेकिन उन्होंने एडमिशन करवाया। जब उन्होंने पूछा कि इनके साथ कौन है, तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं है इन मैम के साथ। तो वो मुझे ले गए, उन्होंने एडमिशन करवाया मेरे बच्चे का। मेरे बैग में उन्होंने 5,000 समथिंग अमाउंट रख दिया चुपचाप। और मुझे शक्ल भी नहीं है उनकी याद। ओह अच्छा। उनकी तो मुझे मतलब हम इमरजेंसी है वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, मुझे 6th फ्लोर पे वो छोड़ के आए। जितना उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए सामान मंगवाया केमिस्ट से वो ले छोड़ के गए। लेकिन मैं आज भी याद करती हूँ कि भाई कोई नहीं खड़ा होता वहाँ, कोई ना कोई तो सहारा है। भगवान किसी न किसी को होप बना के आपकी लाइफ में भेजता ही भेजता है। क्योंकि अगर मैं कोविड में हॉस्पिटल में थी तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो भी मुझे किसी न किसी का सपोर्ट मिल गया था, चाहे वो तीसरा ही क्यों नहीं था। अब उसकी जब बेटी की तो डॉक्टर ने कहा कि मैम आप ना यहाँ से भाग जाओ, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। और लोगों में हम बोलेंगे कि कोविड पॉजिटिव बच्चा हमने बिना क्वारंटीन के वार्ड में पहुँचा दिया है, तो क्या करेंगे। तो हम कुछ भी एक्सक्यूज़ कर लेंगे, आप चले जाओ यहाँ से। आपने कंसेंट फॉर्म साइन किया है कि अगर इसकी डेथ होती है तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, इसका कपड़े तक नहीं दिए जाएंगे। अगर कोविड से डेथ होती है तो NH ले जाएंगे, आपके हस्बैंड जैसे हुआ वैसा आप रिग्रेट ही फील करते रह जाओगे कि मैं हस्बैंड के साथ भी नहीं थी, अब ये भी मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं घर गई उसको लेके, उन्होंने कैनुला लगा दी, इधर 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 जी 4 कैनुला लगा के भेज दिया। अब मुझे उन्होंने फ़ोन पे गाइड किया कि आपने ये मेडिसिन देनी है, ये इंजेक्शंस देने हैं, IV इतनी लगानी है, सब कुछ उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया। ओके। मेरे हस्बैंड की 13वीं थी। उस दिन वो लगना था, क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन। अच्छा हमारे एक हिमाचल से रिलेटिव आए थे, उन्होंने एक डिश बनती है हमारे ना कच्चे रॉ पपाया की, तो उन्होंने वो बनाई थी। अब किसी को बुला नहीं सकते थे, पंडित जी बुलाए हुए थे हमने। पंडित जी कहते मैं कुंजा दे दो जो क्रियाक्रम किया। कुंजा इधर शादी लगी हुई है, कुंजा दे दे अब। अच्छा फिर हमारे दूसरे पंडित जी हैं फैमिली के, तो वो आए। वो कहते वो देखो अब आपके अपने आ गए, वो वाल्मीकि जी आ गए हैं, अब आप उनसे करवा लीजिए, क्योंकि 2 पंडित चाहिए होते हैं। तो वो ना थोड़ा गुस्सा होके चले गए कि हमने कहा कि भाई यंग डेथ हो रखी है, आप समझो इस चीज़ को, ये शादी थोड़ी ना कि आपको खुशी में दे रहे हैं हम, आपको जितना किया है उतना गोल्ड तक दिया हमने, सब कुछ किया है, तो पैसों के लिए आप किच करोगे। और सब खाना खा रहे, किसी को ये नहीं था कि कौन बैठा है और क्या डिस्कस कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हाँ जी ये डिश तो मीठी डिश थी, तो ये बहुत अच्छी बनी हुई। मुझे क्या फील हो रहा था कि मेरे हस्बैंड की 13वीं है और सब खाने को देख रहे हैं, खाना कितना टेस्टी था। अरे बाप रे। उसकी वाइफ ने खड़े होके खाना बनाया। यही लास्ट टाइम उन्होंने यही कहा था कि वर्षा को भेज दो, मैंने खाना नहीं खाया, वो खाना खिला देगी मुझे। उसके बाद मॉर्निंग में डेथ हो गई थी, तो मैंने वही रिकॉर्डिंग सुनी थी। फिर लॉकडाउन हो गया, मैंने नेफ्रोलॉजी में डिपार्टमेंट में बात की कि ICU में मेरे हस्बैंड थे, तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, अगर आपका ये हाल है पेशेंट के साथ, मेरा चला गया लेकिन आपकी टीम किसी और पेशेंट्स के साथ ऐसा ना करे। तो मैं उनके साथ स्पेशली मिलने गई थी इस चीज़ को बताने के लिए, और वहाँ की शायद मैं शक्ल भी देखना चाहती थी।
बेटी के लिए जाना पड़ता था मुझे। क्या था कि विडो लाइफ फेस करनी पड़ती। और सबने कहा कि जितना सामान है, रेड कलर के सूट हैं, वो सारे उठा दो। ऐसे नहीं सुनाते थे, ऐसे सुनाते थे अब ना थोड़े डार्क कलर नहीं चूज कर रहे हैं, अच्छा, बस एक लाल और गुलाबी नहीं डालना है। बुआ सास थी मेरी, लाल और गुलाबी नहीं डालना है, बाकी तू जो मर्जी डाल जो तेरा मन करता है। आप एक तरफ से डायरेक्ट सुना रहे हो, राइट। अच्छा, मेरा सारा सामान हमने वैसे ही उठवा दिया जैसे उन्होंने कहा था। अच्छा, हस्बैंड का भी उठा दिया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। मेरी बेटी भी ठीक होगी, वो चलना शुरू होगी, फिर से दोबारा से 9 kg वेट हो गया। अरे वाह। और सब कुछ नॉर्मलाइज था। अब मेरे घर में लॉकडाउन है, हम रिलेटिव से नहीं मिल सकते थे, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। हमें मतलब फ़ोन मेरी मदर इन लॉ को आता था, मैं सुनती थी, डिप्रेशन मुझे होता था कि ऐसे बोलते थे जब लड़का था, बेबी बॉय था, इसने जानबूझ के वंश खराब किया। अरे, जानबूझ के इसने नहीं चाहा कि इस घर का वंश बढ़े। और लोग फ़ोन करके ऐसा भी नहीं देखते थे कि इनका दिल कितना दुखी होगा। राइट। हाय, इनके घर का तो सारा दिया बुझ गया, चिराग चला गया। मैंने कहा मेरी एक बेटी है, एक चलो बीमार है, मुझे उसका पता है कि उसका नहीं है, लाइफ सर्वाइव नहीं है उसकी, जितना मैं घसीट रही हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक बेटी है, तुम उसको तो कुछ बोलो भी, वो तो है ना। राइट। आप उसके लिए इतना बुरा बोल सकते हो कि वो लड़की है इसलिए। लड़की वंश नहीं होती क्या, लाइक? वो मना कर दिया, मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि ऐसा पैर आया, हम घर में बर्बाद हो गए। अब मुझे मॉर्निंग इवनिंग में यही रियलाइज़ करवाया जाता था कि हस्बैंड की डेथ होगी तो आप कुछ नहीं हो। मैं डिप्रेशन में इतनी चली गई कि एक दिन, मतलब नॉर्मल सी टॉक्स थी, ऑर्थोडॉक्स तो है ही, मतलब ओल्ड जनरेशन है ही ऑर्थोडॉक्स है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फैमिली में डिस्कस हो रही थी, कहते हम एक बेबी बॉय गोद ले लेते हैं। अच्छा। मैंने कहा ऐसा क्या है, हम ख़त्म है हमारी स्टोरी ख़त्म। और मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं परेशान हो गई थी कि मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि हस्बैंड के बिना लाइफ नहीं है। अब हमें विडो होने पे लिए रोज़ सुनाया जाता था कि पहले तो ऐसे रूल्स थे, मीठा नहीं खा सकते थे, मनपसंद कपड़े नहीं डाल सकते थे, एक रूम में बंद कर दिया जाता था, कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, सुन के अपने आप ही मन खराब हो जाता था कि कुछ नहीं करना है, जैसे हैं वैसे चलो, हो गया। राइट। वाइट कपड़े चूज करना शुरू कर दिए। अच्छा। लाइट कपड़े जिधर देखते थे, वाइट या लाइट येलो या ब्लैक कलर उठा लिया। और हमारी मतलब मैं अगस्त में, फिर हस्बैंड की डेथ के बाद हम अगस्त में, अप्रैल में उनकी डेथ हुई, गांव चले गए। आपके हिमाचल? ओके। वहाँ पे सारे आए, सुनाए, इनका तो वंश खत्म हो गया। अच्छा, आपके घर वालों ने भी? सब ने मिलके, इनका अब कुछ नहीं है, लड़की बची है अब एक, क्या करना है इन्होंने, इतनी जमीन जगह क्या करनी है इन्होंने। कुछ ने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हस्बैंड की डेथ के बाद, जमीन पे कब्जा कर लिया। मौका देखा, ये नहीं देखा कि ये परेशान कितना है कि भाई गांव नहीं आ सके, तो हमारी लैंड है वहाँ पे, उस पर कब्जा कर लिया। अब अगर हम लेडीज़ अगर कुछ बोलते भी हैं तो लड़ने आते हैं कि नहीं ये बात नहीं हो रखी थी। मैं अपनी बेटी, मैंने मदर इन लॉ को कहा कि हम वापस चलते हैं, हो गया जितना। उन्होंने, एक लेडी आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पे कहा कि इसको ना बोला करो बहू को कि कोई भी आए तो प्यार से, मतलब बड़े प्यार से बोले, और मेकअप नहीं करना अब आए। अच्छा, आपके गांव में वहाँ पे? तो हमारे यहाँ ना एक रिवाज है घूंघट लेने का। पहले अब तो इतना सा लेते हैं, लेकिन मैं इतना लेने लगी डर के। अच्छा। कि क्या है। हाँ। हमने घर पे काम करवाया, थोड़ा सा बाउंड्री फिक्स करवाई क्योंकि चोरी हो गई थी। और लोग भी, अच्छा पजामा डाला है, बॉटम डाली है, सलवार क्यों नहीं डाली है, विडो को राइट ही नहीं है कि आप कुछ करो। ओह। और
एक दिन हमारे एक रिलेटिव आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मॉर्निंग मैंने घर से बाहर नहीं निकलना है, हमारा रोड साइड घर है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा। कि कोई आपको ये ना बोल दे कि आप मनहूस हो, उसका काम बनता काम बिगड़ जाए। अरे रे। तो आपने सुबह नहीं निकलना है कि भाई आपको कोई देखे रास्ते में कि विडो है। मैंने कहा जिसको रास्ते बदलने हैं वो बदले, मेरे लॉज का घर है, मेरी सास का घर है और हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए, रोड हमारी है, जिसको जहाँ से जाना जाए। सही बात। मैं नहीं, मैं किसी के लिए अपने थॉट्स क्यों चेंज करूँ? जिसको लगता है कि मनहूस हूँ तो मेरे हस्बैंड जाने का मतलब ये थोड़ी ना मनहूस होगी मैं। मैंने अपना बेस्ट दिया है अपने हस्बैंड को भी, कि मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का भी मैंने सपोर्ट नहीं किया। राइट। बेटी के लिए भी नहीं है कि, और हमारे एक चाचा ससुर आए, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। अच्छा। मुझे कहा कि अब पैर छू। मम्मी ने कहा कि उठ के ना पैर छू। मैंने पैर छुए। अब क्या है कि मेल की इंटेंशन आपको पता होती है, टच किस वे में हो रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज़ लगती है मुझे ये विडो लाइफ की, कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है फिर हस्बैंड की डेथ के बाद। राइट। और मैंने उनको कहा, मदर इन लॉ को कहा कि मैं ना पैर छूना प्रेफर नहीं करूँगी, मैं नमस्ते कर दिया करूँगी बट पैर नहीं छूने किसी से। कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया। वो कहते तेरे थॉट्स गलत है। बाप रे। तेरे थॉट्स गलत है, तू हर इंसान को ऐसे सोच रही। मैं कि नहीं, मुझे फील होता है भाई। तो वो इंटेंशन समझ में भी आता है। इंटेंशन हमें समझ आती है, आप सामने वाले की इंटेंशन क्या है। कि या वही इंसान देख रहा है कि हस्बैंड चला गया है, एक सास है ओल्ड एज की, एक बीमार बेटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस सारे हो चुके हैं, राइट। तो भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो हम वो ऑप्शन ढूंढते हैं। राइट। एक ऑब्जेक्ट है जैसे अवेलेबल माना जाता है फिर तो कि भाई नहीं, कहीं ना कहीं तो ये हार माने मैं अच्छा मैंने उनको कहा कि मैं नहीं, ये चीज़ें नहीं मानूंगी। अब शादियाँ, मेरे ब्रदर की शादी थी, बहुत सारे रिचुअल्स थे, अब की अपनी फैमिली तक उनमें से हमें बैकआउट कर दिया जाता था। ओके। शगुन में खड़ा नहीं होते, विडो। तो मुझे फील होता था कि मैं किस लाइफ में पहुंच गई हूँ। सुहागन का कौन सा भी इवेंट या फिर किसी भी इवेंट्स में रिचुअल्स में आपको कंसिडर नहीं किया जाता? नहीं, दुख तब होता है लोगों से, तो चलो क्या ही कहना, लोग तो लोग हैं। अपनों से भी वही चीज़ें जब फील करवाई जाती हैं तो वो थॉट्स बुरे लगते हैं कि भाई अपनी फैमिली तो थॉट्स चेंज करे। मोस्टली इन लॉज में ये चीज़ें बहुत, क्योंकि घर से ही चीज़ें अगर ऐसी हो तो बाहर तो एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते। नहीं, मैंने एक बार न्यूड शेड की नेल पेंट लगा ली। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 4 दिन सुनाया कि ये न्यूड नेल पेंट लगाने की क्या ज़रूरत थी। बाप रे। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चल, फिर मैंने दोबारा कभी नहीं किया। अब हमारी फैमिली धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती गई। ओके। 1.5 ईयर हुआ था मेरे हस्बैंड को गए हुए। मेरी बेटी थी समृद्धि, तो उसका थोड़ा सा वो ऐसे पेन करके रखती थी कि जैसे उसको पेन है। अच्छा। वो रोती बहुत कम थी। ओके। इतना पेन बर्दाश्त करने के बाद भी बहुत कम रोती थी। उसने एक दिन आंसू निकाला। मैंने उसके डॉक्टर को मैसेज ड्रॉप किया, वो एडिलेड थी, कि सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और ये ऐसे रोती नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा पेन है। अच्छा। सीवियर पेन है स्टमक में। ओके। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीर, उनसे मिल लीजिए। मैं उनको बोल दूंगा कि मेरा पेशेंट आ रहा है एक, उससे कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं मांगने है, कुछ नहीं मांगने, उसका ट्रीटमेंट देखना है। अब मुझे पता है कि वो बेटी कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती थी कि पेन है या फिर... आप मानोगे नहीं, जब मैं अपनी सेकंड बॉर्न बेटी को लेके आई थी तो सबसे पहले उसने उसके हाथ चेक किए थे। अच्छा। और कंपैरिजन करके मुझसे पूछा था कि माँ उसका ये है, एक्सप्रेस कर लेती थी अपनी चीज़ें, उसका दोनों हैंड है, मेरा एक कहाँ है। और वो फील करती थी जब उसको कोई गोदी उठाता था ना, उसको नहीं, मैं उसको उठाती रखती थी। तो अभी मैंने रिसेंटली ना एक रील्स डाल दी थी, तो
मेरी छोटी बेटी ने देखी, वो कहती मम्मा आप ना मुझे प्यार नहीं करते हो, समृद्धि को करते हो, देखो कितने सारे फोटोज लगाए हुए हैं आपने, उसको गोदी में भी उठाया हुआ आपने, मेरे पास है आपके साथ कोई फोटोज। मैं अब फोटो स्क्रॉल करने लगी कि उसके जो जब ये बच्चा था तब थे फोटोज, तो मैंने अपनी छोटी बेटी उठाई नहीं कहीं भी, फर्स्ट बर्थडे पे उठाई हुई गोद में, या फीडिंग के लिए उठाई होगी, या कहीं गोद में उठाई नहीं है, ऐसे साइड बाई साइड क्लिक्स किए होंगे। जितना मैंने उसको बड़ी को गोद में उठा के फोटोज डाली हैं, बनाई हैं, मेमोरीज क्रिएट की हैं, उसके साथ नहीं। अब मैंने वो चीज़ रिग्रेट की, मेरे से क्या मिस्टेक होगी, मैं अपने उसको प्रायोरिटी देने के चक्कर में इसको भूल दी। तबीयत खराब होने के कारण वो मोस्टली तो मुझे ये होता था ना, जब मैं देखती थी कि सब छोटी बेटी को प्रेफरेंस देते हैं, उसके मैं आइज पढ़ लेती थी, किसको बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं कोई पूछ रहा है। तो अब उसकी जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा के लेके गई, डॉक्टर ने सोचा कि इनको मैम को समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में बात कर ले। उन्होंने बात की उनसे कि सर हमें लग रहा है कि 3 दिसंबर 2021 की बात है, 2 की बात है, शायद मे बी कैंसरस हो सकता है सिस्टिस का। राइट किडनी पहले ही 40 पे है, अच्छा, लेफ्ट किडनी 20 पे है। सर्जरी का हम सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी कहाँ से करेंगे, उसकी 5 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। कहाँ से करेंगे, 9 kg का वेट है, सर्जरी का ऑप्शन भी नहीं है, रेडिएशन का भी नहीं सोच सकते, कीमो भी नहीं स्टार्ट कर सकते अभी तो। और सीटी कर लूँ, उन्होंने एक चीज़ कही, सीटी कर लूँ, वो कहते कि मैं 31 जैन को आ रहा हूँ, मैं खुद सीटी करूँगा और सर्जरी की पॉसिबिलिटी लगेगी तो मैं सर्जरी करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट अलाउड नहीं करेगा, कि 8th टाइम हमने इसको एनेस्थीसिया दे चुके हैं कि भी अब होश में आए नहीं आए, इसकी गारंटी वो भी नहीं लेंगे। 8 टाइम मतलब कितना बार हुआ, और छोटी बच्ची के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो आपके ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करती चीज़ें। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि आप ऐसा कीजिए, छोटी बेटी को देखिए, मैं उसको ना पीजीआई लेके जा रही। मैंने ये चीज़ सुनी उनको, मैंने उस दिन भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैं क्या आज तक मैंने ना ज़िंदगी मांगी है इसकी, पहली बार ऐसा है कि मैं खुद मांग रही हूँ कि ले जाओ, चुपचाप ले जाओ, मुझे एक बार भी दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पीजीआई से मैं वो रैपिंग वाला सिस्टम देखा वो उनका, मैंने एक तो हमने उसकी बॉडी डोनेशन के लिए सोचा हुआ था, अच्छा, कि कल को किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो तो हम बॉडी डोनेट कर देंगे, ऑर्गन्स डोनेट कर देंगे, कि डॉक्टर रिसर्च करें कि पता लगे कि क्या बीमारी थी। और मैंने कहा कि मैं अभी नहीं, इस हाल में नहीं हूँ, तो कि मैं उसको रैप करके उठा के लाऊं पीजीआई से, राइट। मैं कंडीशन नहीं देख सकती। तो मैंने भगवान से प्रे किया कि भैया चुपचाप ले जाना, मुझे एक बार भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए जितना करना था बहुत किया, कोई और होता तो छोड़ चुका होता। तो मैं ऐसे बैठी और प्रे किया, और जैन में मतलब लोहड़ी थी मेरी ननद के बेटे की, फर्स्ट लोहड़ी थी, उसमें बहुत इंजॉय किया, हंसे बोले। एक और अंकल थे, उनका भी हार्ट में थोड़ी इश्यूज थे, तो उनकी डेथ हो गई थी 29 को पीजीआई में, फैमिली रिलेटिव्स थे, वो उन दोनों ने बड़ा इंजॉय किया था। अच्छा। मेरी बेटी ने और उन्होंने। 30 को क्या हुआ कि उसकी कंडीशन एकदम से सिक हो गई, थोड़ा सा फीवर आना शुरू हुआ। मैं क्या अभी तो कुछ नहीं हुआ है, वॉमिटिंग तो कर नहीं रही है, खाना खा रही है, तो पीजीआई नहीं लेके जाना, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी ही कैनुला लगा के आईवी लगा देनी है, उससे अच्छा है कि नहीं लेके जाओ, जब वॉमिटिंग करेगी तब देखूंगी मैं पीजीआई लेके जाने का। 31 को हमने उसको नहलाया, 31 के नेक्स्ट डे मुझे सीटी के लिए डेट दे रखी थी कि हम सर्जरी करेंगे, कि मैं अपने सामने करूँगा। 31 को उसने धूप लगाई, हमने नहलाया धुलाया, उसके हेयर कट करवा रखे थे हमने नवंबर में, और उसके हेयर बहुत सुंदर थे। अच्छा। जितना हम कट करवाते थे उतना ग्रो कर जाते थे। तो उसको नहलाया धुलाया, और उसको शौक था एक बार मैंने अपना हेयर कट करवाया, उसने कहा कि मम्मा
अपने करवा ली, मेरा नहीं देखा इसने। तो उसके मैंने हेयर कट करवाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत अपनी कैथेटर खुद, यूरिन बैग खुद उठाती थी। आप सोच सकते हो एक हाथ नहीं था, वो उसको एम्प्टी भी करके आती थी ओह। पूरा। और अपनी छोटी सिस्टर को भी खेलती थी उसके साथ, देखती थी, पर नोटिस करती थी, हर चीज़ नोटिस करती थी कि ये नॉर्मल है और मैं अब नॉर्मल। मैंने उसकी बेटी की एडमिशन उसके सामने, वो थी उसके सामने ही करवाई थी। तो उसने बड़ा फील किया। अब 7 ईयर का बच्चे का माइंड था उतना कि वो फील कर सकती थी स्कूल क्या चीज़ है। राइट। तो उसने, अब मैंने उसके लिए स्कूल ढूंढना शुरू किया। नहीं मिला था मुझे कि स्पेशल कोटा, हैंडीकैप चाइल्ड है, नहीं कैथेटर है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मैंने 3 स्कूल्स में बात की थी। वो सडनली 31 को इवनिंग में उसकी डेथ होगी। मम्मी बाहर थे, मेरी गोद में थी। पहले उसने कहा कि मम फ़ोन, मैं फ़ोन दिया, ऐसे मैं छोटी बेटी को तो नहीं देती हूँ, उसको दे देती थी क्योंकि मुझे पता था कि उसकी लाइफ नहीं है। तो मैं उसकी जितनी विशेष पूरी कर सकते थे, हमारी पूरी फैमिली करते थे। अगर वो रात को बोलती थी ना 2 बजे मुझे नूडल्स खाने हैं, तो हम ढूंढ के लाते थे, अगर घर में नहीं है। अच्छा। ढूंढ के लाते थे, चंडीगढ़ जाके पूरी पंचकूला मार्केट ढूंढ के मेरे ब्रदर इन लॉ लेके आते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किए, एक भाई जैसा सपोर्ट किए। तो उसकी डेथ हुई। अब क्रीमेशन की बात आई। कौन सी डेट पे डेथ हुई? 31 जैन को। 31 जैन। मेरे हस्बैंड को गए हुए पूरे 2.25 साल हुए थे। अच्छा। और हमने उसको, अब पता ही है कि भी क्रीमेशन करनी है। 7 ईयर कंप्लीट, उसका बर्थडे उसका 7 जैन को कंप्लीट हुआ था। कुछ कहें कि भी इसको क्रीमेशन फायर के थ्रू करनी है, कुछ कहें कि दबाना है। मैं क्या, वेट देखो इसका, और 9 kg वेट है, तो इसको हमें मिट्टी ही देनी चाहिए। तो अच्छा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अब ढूंढना शुरू किया जगह। हमारे घर के पास एक क्रीमेशन ग्राउंड है, वहाँ पता किया। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जगह बहुत कम है और कहाँ से किस बच्चे की बोन निकल आए, मैं ये नहीं कह सकते। आपकी साफ मिट्टी और सूची मिट्टी मिलेगी उस बच्चे को। अच्छा, उन्होंने फिर कहीं और चंडीगढ़ में कॉल किया कि मुझे ऐसी जगह सजेस्ट करो कि जहाँ पे खड्डा, अच्छा 5 फीट तक का खड्डा बन जाए और बच्चे का क्रीमेशन अच्छी जगह हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह चूज़ की हुई थी, मुझे नहीं दिखाया ना, मैं गई थी कि क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहती हैं फिर। राइट। क्योंकि एक रिग्रेट तो मुझे ये रहता था कि मैं अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। फैमिली ने बस ये बहाना मार दिया था कि तेरे को कौन संभालता, तू घर आ जाती, तेरे को कौन संभालता, हमने तो तेरा भला सोचा। लेकिन अब वो रिग्रेट उनको नहीं ना, कि मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि मैं अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। अब उन्होंने क्या किया कि उसको मॉर्निंग में उसकी बॉडी डिसॉल्व होना रात को स्टार्ट हो गई थी। उसकी स्किन इतनी पतली हो चुकी थी रात को ही, क्योंकि अब इतना ट्रीटमेंट सब कुछ झेल के। तो मैंने उसके हेड वॉश किया हमने, तो उसके जो हेयर ग्रोथ थी वो बहुत जल्दी बढ़ती थी। तो मैं सोचूं, हमने अभी तो नवंबर में मैंने कट करवाए थे, फिर से इतने लंबे हो गए। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने लास्ट शॉपिंग कर रखी थी। कुछ चीज़ें थी जो हमने इकट्ठे खरीदी थी, तो उसमें हेयर क्लिप्स थे, बेबी हेयर क्लिप्स। तो मैंने उनका, एक पेन था, एक डायरी थी, एक वॉच थी और मेरी एंगेजमेंट की रिंग थी एक, वो मैंने उसके साथ भेज दी। अच्छा। फैमिली हमें क्रीमेशन करने के लिए वो चले गए, लेके गए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने आके मुझे बताया कि हमारे ऐसे रिलेटिव्स हैं कि मैं उसकी ना, उसको ना किंडर जॉय खाना पसंद था। एक ग्रीन कलर के लेज आते हैं, वो बहुत खाती थी। और हमने कभी नहीं रोका, डॉक्टर से पूछ के, कि डॉक्टर कहते थे कि जितनी विशेष आप पूरी कर सकते हो करो। अच्छा। छोटी बेटी को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो होममेड फूड का, तो हम उसको खिलाते थे सब कुछ, चिप्स, नूडल्स, जितना खाना है खाओ। अच्छा। वो कहते थे इसकी पसंद की चीज़ें खिलाओ, कोई इशू नहीं है आप। तो वो लेके गए हुए थे।
किंडर जॉयस के पैकेट उन्होंने वहाँ पे रखे। तो हमारे एक रिलेटिव्स ने क्या कहा, अब कौन सा इसको मिलने हैं, मर गई है। अरे बाप रे, तो क्यों पैसे खराब कर रहे हो? मतलब बिना सेंस के, मतलब ऐसे ही बोल देते हाँ, लोग। क्यों पैसे खराब कर रहे हो? अरे जो चला गया उसको थोड़ी ना मिलेगा। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेगा जी? जी वो ऐसे ना पैसे डाल रहे थे, वो कहते नोट सड़ेंगे, आप क्यों डाल रहे हो? मेरे ब्रदर इन लॉ कहते, उनको बुरा लगा। उन्होंने मुझे एक दिन बताई थी ये चीज़। कहते ऐसे तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चल तुझे आज एक चीज़ मन हल्का कर लेता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते ऐसा हुआ था कि फिर पंडित जी ने कहा कि आप जो सामान लेके आए हो ना, अंदर नहीं डालना है, ऊपर डालो। अच्छा। जितनी मिट्टी डाली है उसके ऊपर डालो, फिर बाद में आके यहाँ पे एक पेड़ लगा देना। ऐसे पेड़ के नीचे थी कि यहाँ पे हिरन आते हैं, मोर आते हैं, बहुत कुछ आता है। अच्छा। नेचर के बीच में कोई इशू नहीं है। जैसे अब उनको तो था कि मैं पूरी रिसर्च करके कि किस उनको किसी ने डाउट डाला था कि बच्चों की बॉडियाँ निकाल ली जाती हैं, एक बोन्स का सेल परचेजिंग का है, तो ऐसी जगह करना कि जहाँ से इसकी स्केलेटन ना निकाली जाए। राइट। तो उन्होंने वहाँ पे जाके किया, तो वो सारा उन्होंने डाला। लेकिन वो कहते हैं मेंटेलिटी देखो भी, शायद हम इसको लास्ट टाइम दे रहे थे इस चीज़ के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। ओके। हाथ पैर कांपते थे, अब कोई चीज़ ये समझता नहीं था। मदर इन लॉ कहते, मैंने कहा कि भी क्योंकि एक टाइम हुआ था हस्बैंड की डेथ के बाद कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मैंने फिनाइल पी ली थी। ओह। और मैं क्या, मैं फिर क्योंकि उस टाइम में ना आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। मैंने हस्बैंड को कहा, गुस्सा आया कि कैसी जगह फंसा दिया मुझे, और कि मुझे सुनना पड़ता है। हर किसी इंसान आता है, सुनाता है, चला जाता है। तो अब बेटी की डेथ हुई, हाय भगवान, लोग ऐसे मतलब आपको सांत्वना देने नहीं आते, सुनाने आते। भी बेटी के है कैसे कर्म है इसके, पहले हस्बैंड चला गया, प्रीटर्म डिलीवरी गई, घर का चिराग गवाया, जोत चली गई, बेटी चली गई। कितनी खराब किस्मत है इसकी। एक्चुअली मुझे तो रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मैंने सब वो चीज़ें सब की थी जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। राइट। और मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते थे। मैंने कहा मैं फिर उस कंडीशन में पहुंच रही हूँ जिस टाइम पे मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल नहीं था, और मैंने फिनाइल पी ली थी। मेरे बच्चे कौन देखता अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी कौन देखता? बोलने को सब बोलते हैं कि भी हम मदर पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करें, लेकिन जो मैं उसकी आंखें अपने बच्चे की आंखें पढ़ सकती हूँ वो कोई नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता। राइट। जब वो स्कूल जाती थी अपनी सिस्टर की डेथ के बाद, क्योंकि उसके सामने डेथ हुई थी, तो स्कूल पे कॉर्नर पे खड़े होकर रोती थी। किसी को समझ नहीं आता था क्यों रो रही है। स्कूल में डिस्कस नहीं की थी ये चीज़। बस में आएगी, बस में रोएगी, फिर सबको यही बोलती थी मेरी दीदी की आइज़ बंद होगी, नोज से ब्लीड हुआ और मम्मा रो रही थी, और कुछ नहीं बोलती थी। और उसको क्या पता कि डेथ क्या चीज़ है। राइट। अच्छा, उसने अपना इमेजिनरी वर्ड बना रखा है, स्टार्स। मैंने उसको यही बताया था कि भी फादर भी स्टार है, अब दीदी भी स्टार है। अच्छा। और उसकी मतलब वो रोती थी, उसको वापस लाना था उस चीज़ से। वो बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल रहता है ना जब वो पूछते हैं तब। वो 3 साल की थी जब मेरी बड़ी बेटी की डेथ हुई थी, तो वो 3 साल की थी। 14 महीने की थी जब हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो हस्बैंड की भी उसको उस टाइम पे थी याद। तो हमारी मतलब अब मुझे बेटी को भी बाहर निकालना था। मैं खुद हॉस्पिटल गई, साइकाइट्रिस्ट से बात की कि मुझे रियलाइजेशंस होते हैं, मेरे हाथ पैर कांपते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही और रोना आ रहा है नॉन स्टॉप। मैं अपनी बेटी को क्या संभाल लूँगी। मेडिसिन स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा घर से बाहर निकलिए,
घर पे अलाउड नहीं था बाहर निकलना। अच्छा। कहीं ये बाहर निकली तो हमारे घर से ना चली जाए, अरे बाप रे। या किसी से मैरिज ना कर ले, री मैरिज का ना सोच ले, दिमाग में मतलब ख्याल थे उनके। फिर अच्छा वो चीज़ से मैं धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुई। मेरी मदर की डेथ हो गई जून में, मेरी बेटी की जैन में हुई, मेरी मदर की जून में होगी। उस दिन मैंने स्लीपिंग पिल खा रखी थी। अच्छा। इतनी स्ट्रॉन्ग पिल खा रखी थी, उनकी डेथ हुई और मैं पता नहीं कौन सी बस में गई हूँ हिमाचल, कैसे गई हूँ, कहाँ पहुँची हूँ, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि मम्मी मैंने देखे हैं, डेथ हो रखी थी, सब कुछ देखा है कि करके आई हूँ। लेकिन इवनिंग में जब रिटर्न होके आई हूँ तो पता नहीं किसकी गोद में सो के आई हूँ। बाप रे। इतना असर था उस टैबलेट का। बाप रे। मैंने उस दिन हाथ लगाया कि हाँ। दोबारा इनका सहारा नहीं लेना है। डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी, मैंने 1.5 साल खा ली। अभी कोई इमरजेंसी होती तो मुझे खुद की होश नहीं होगी, मैं क्या देखूंगी। बाप रे। और फिर धीरे धीरे मैंने सब अपने आप को बिल्डअप किया, योगा करना शुरू किया, नॉर्मलाइज करना शुरू किया। हमारी फैमिली में सितंबर 24 में अच्छा। कोई आया, इंटेंशन पता होती है। राइट। उसने कहा कि आप मुझसे क्यों नहीं बात करते हो, मैं आपके गले लग के रोना चाहता हूँ। बाप रे। मैं ये कौन सी बात हुई। अब मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की कि भी आप समझाओ रिश्ता क्या है। राइट। और जब पता है कि 2 विडोज हैं इस घर में, तो मेल का तो आना बनता भी नहीं है। जब आपके रिलेटिव्स और हैं आप वहाँ जा सकते हो। राइट। जरूरी नहीं कि इसी घर में रहना है आप। एग्जैक्टली। आप हिमाचल से आ रहे हो तो आप यहीं रहो। अच्छा, मैंने अपनी मदर से नॉर्मली वे में मैं सब डिस्कस करती हूँ क्योंकि मैं उनको अपनी मम्मी से भी ऊपर रखती हूँ। राइट। लेकिन उन्होंने नहीं समझा क्योंकि मैं रहूँगी बहू ही। तो उनको उनके दिमाग में बातें डाल दी कि अभी रिलेटिव्स को नहीं झेलना चाहती। जबकि उन्होंने मुझे कहा जॉब नहीं करनी, मैंने जॉब नहीं की। घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं मायके नहीं जा, मैं मायके वैसे भी नहीं जाती हूँ, अब भी नहीं जाती हूँ। बहुत कम, बहुत रेयर चांस होता है कि मैं जाती हूँ। पर ये सब होने के बाद सस्टेनेबिलिटी कैसे, मतलब फाइनेंशियल? मदर इन लॉ देख रहे थे, पेंशनर थे, वो देख रहे थे। वो कहते थे कि भी कोई जरूरत नहीं है कि बाहर मतलब जाके पेंशन्स वगैरह कुछ? हाँ मैं करूँगी, तेरे फ्यूचर का सिक्योरिटी करूँगी। लेकिन धीरे धीरे आपको ना एक रियलाइजेशन स्टार्ट करवाई गई, जैसे फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर लिए गए, एक नॉमिनेशन का लेटर आया, उन्होंने खुद चेंज करवाया होगा। अच्छा। जो जिन पेपर वर्क को मैं खुद करती थी वो किसी तीसरे के थ्रू उन्होंने करवाया। अच्छा, मुझे इस चीज़ का कोई नहीं था कि बेटियां नॉमिनेशन में हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ फील हुई कि तुम मुझसे छुपा के आप नॉमिनेशंस करवा रहे हो। आप मुझे बता के करते तो मुझे कोई इशू नहीं होता। राइट। मेरे दिमाग में है कि मैं अपनी लाइफ लगा रही हूँ इनके लिए और इनको इतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि या तो उनके ब्रेन वॉश कर दिया हुआ था कि कल को इसका क्या पता। अच्छा, प्रॉपर्टी ले ले ऐसा कुछ? हाँ, प्रॉपर्टी ले ले या कुछ कर ले, किसी के साथ चली जाए, इसका क्या भरोसा। आप 12 साल में इतना भी ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पाए हो तो जीना बेकार है। राइट। आप लोगों की बात सुन रहे हो, आपको जो इंसान आपके साथ रह रहा है, जो आपको अपनी मदर से भी ऊपर देखता है, ऐसा नहीं वो मुझे अपनी बेटियों के सामने बेटियों से ज़्यादा प्यार करते थे, बल्कि उनकी बेटियां जेलस हो जाती थी कि नहीं। लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद ये सारी चीज़ें चेंज होगी। ट्रस्ट नहीं रहा। मैं जबकि अपने मायके तक नहीं जाती थी, 5 मिनट भी नहीं जाती थी, उनको छोड़ के नहीं जाती थी। ओके। उनके सामने सब कुछ रहना, एक बेड पे सोते हैं हम, अभी भी सोते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई मेरा राइट कहाँ है भाई, मैं भी अपनी बेटी की सिक्योरिटी देखूं। जब सब सिक्योर लाइफ ढूंढ रहे हैं, राइट। मेरी बेटी की भी सिक्योर लाइफ होनी चाहिए, वो भी 5 साल की है। वो कहते तुम्हारा कौन सा राइट, तुम्हारा कोई राइट नहीं है, ये सब मेरे हस्बैंड की अर्निंग है सब कुछ। जबकि मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद सब डिवाइडेशन में होके सबके नाम चढ़ा हुआ प्रॉपर्टीज। तो मेरे हस्बैंड ने वो नेचुरली ही एफिडेविट बनवा के मदर इन लॉ के नाम कर दी थी। ओके। तो उस हिसाब से राइट्स तो थे, लेकिन सुनाना शुरू कर दी कि भी कोई राइट नहीं है। मैंने कहा फिर अब उन्होंने धीरे धीरे दिमागों में बातें डालना शुरू की, इसकी अपनी नीड्स होंगी, इसकी फिजिकल नीड्स होंगी, इसका ये होगा, इसका वो होगा।
मैंने कहा अगर आपको ये सब चीज़ें लग रही है ना, मैं उस टाइम पे नहीं थी रेडी रीमैरिज के लिए। मुझे सबने फोर्स किया था रीमैरिज कर लो। मुझे ये लगा था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे नहीं करनी, आप रीमैरिज कर दो। वो कहते मैं कैसे शादी कर दूं तेरी, मम्मी नहीं थे मेरे तो मैं किसको सब बोलती, मैं अपनी मदर इन लॉ को ही बोलती। मैं भी अब भाई मुझे भी सहारा लग चाहिए, ज़रूरत लग रही है कि नहीं मैं अलोन भी ये लाइफ नहीं काटी जाएगी ऐसे। कि जब आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे फील होता था कि मैं मेरे हस्बैंड होते तो ये चीज़ें होती नहीं एग्जैक्टली। तो मेरी मदर इन लॉ ने वो सारी चीज़ें नॉमिनेशनों में मेरे हस्बैंड को हटा के ननद को कर दी। मुझे बुरा फील ये हुआ कि आप मुझे बता के नहीं कर रहे। और अब इन सब में इतनी बहसबाजी छिड़ गई कि उन्होंने एक दिन मैं मायके जा रही थी, कोई सडनली इंसिडेंस हो गया तो मुझे जाना था। कहते तू अपने आशिक से मिलने जा रही। अरे रे। मैं नहीं गई। लेकिन मैंने कहा कि आपने बोला क्या ये चीज़। मैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये चीज़ बोल दी है कि भी उसकी इंटेंशन गलत थी मेरे लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा रही हूँ तो इस थॉट्स के साथ नहीं जाती हूँ कहीं। मैं जा रही हूँ, मैं आपको बता के जा रही हूँ। हमारी फैमिली के उन्होंने अपने एक रिलेटिव बुलाए, शाम को उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया, विडो हो तो विडो की तरह रहो, जहाँ इन्होंने कहा कि बैठना है यहाँ सांस लेनी, यही सांस लेनी है। फिर ज़्यादा लड़ाई खिंची कि मैं क्या आपके उस रिलेटिव्स को ये बोलने का हक नहीं है। राइट। वो आए और मेरे पे चिल्लाए, मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पे बोलने का हक नहीं है। राइट। उन्होंने अपने एक रिलेटिव्स के फंक्शन में बोला कि किसी ने उसको कुछ नहीं बोलना, कल को यंग है तुम्हें कौन से इल्ज़ाम में फंसा दे। बाप रे। मैंने वो सुना। मैं कि जहाँ वो सब कहते थे बेटी है, ये सडनली सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। राइट। कि अब इनको खोट दिखने लग गए कि और मुझे किसी ने एक चीज़ कही थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी कि आप चाहे जितना मर्जी बोलो कि आपका इन लॉज अच्छे हैं, लेकिन तेरी लाइफ में एक टाइम आएगा तुझे रिग्रेट होगा अपने डिसीजंस को लेके। क्योंकि हर लड़की की लाइफ में मेल पार्ट होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी इन लॉज बहुत अच्छे। अब मुझे लड़ाई स्टार्ट हुई। उन्होंने एक आए, बहुत क्लोज थे मेरे। उन्होंने कहा अब मेरी पुरानी कोई फोटोज़ देख लेगा तो मैं टोटली डिप्रेशन में थी और नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। जैसे कपड़े सलवार सूट पहनने वैसे पहनना, कहीं नहीं जाना। मतलब जैसे लोग बोलते थे कोई आके बोलेगा कि ऐसा करो तो वैसे ही करने का, एकदम सिंपल। दिमाग में वही चीज़ें, मेकअप नहीं करना। तो मैंने कहा और उन्होंने ये सब चीज़ें कही और मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे आप कहीं भी दो, हिमाचल में दो, यहाँ दो, बट मैं ऐसे थॉट्स के बीच में नहीं रहूँगी क्योंकि मैं फिर उस डिप्रेशन में फिर जाऊँ, मैं अपने साथ ये चीज़ नहीं होने दूँगी। बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ से कम बैक किया है। तो उन्होंने मुझे ना हिमाचल ले जाके एक स्टोर रूम दी थी। ट्रिपल स्टोरी घर में एक स्टोर रूम की जगह थी और वो बहुत नीचे जाके वहाँ चीता है, वो लेपर्ड्स का डर रहता है। एक वॉशरूम बहुत नीचे और पूरा जंगल एरिया है फ्रंट में, जहाँ मुझे रूम दिया। अच्छा मैं उसमें भी खुश थी। मुझे फिर स्टोर रूम दे दिया। अब मैंने कहा खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, तो वो भी दे दो। अच्छा। अब मैंने वो रूम क्लीन किया। दिन में पंचायत बैठी हुई थी तो मैं एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है वो ठीक है। तो उन्होंने फिर टॉन्ट मारी कि तुझे तेरी प्रॉपर्टी दे दूं सारी ताकि तू हस्बैंड रख सके मेरी प्रॉपर्टी पे। बाप रे। और हुआ कुछ नहीं, वो बस वो वाला इंसिडेंस हुआ था कि मैंने फैमिली की किसी की इंटेंशन के बारे में बोला। वो मेरे लिए मतलब वहाँ मुझे चुप रहना चाहिए था, मेरी गलती नहीं थी उसमें। आपको खुद पता होता है कि आज सामने वाले की इंटेंशन कैसी है। अगर आप अपनी फैमिली में बैठे हो, मैं उन्हीं से होप रखूँगी ना कि वो आवाज़ उठाएंगे। किसी थर्ड के लिए तो नहीं सोचूंगी। एग्जैक्टली। मैं घर आई, मैं के सामान लेना है, कपड़े लिए, मैंने उनको वो कीज़ पकड़ाई। हम पंचकूला आ गए थे उसी दिन। मैंने उनको वो कीज़ पकड़ाई
कि मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ रही हूँ। अच्छा। घर छोड़ दिया। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा, रात के 3 बजे कहाँ चले गए, किसी फैमिली रिलेटिव्स कुछ नहीं। अब मायके जाने का मन नहीं था कि कोई बोलेंगे कि घर मायके आ गई। राइट। मेरी कज़न के पास थी मैं, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जाऊँ कहाँ। मैं एक OLX से ऐड हटा रही थी, वहाँ मैंने जॉब्स का ऑप्शन देखा, वहाँ एक मेड की जॉब थी। ओह। मैंने उनसे बात की, डिस्कस किया कि भी मुझे घर कमरा चाहिए, रूम अच्छा, और वॉशरूम चाहिए सेपरेट। मैं कुकिंग कर दूंगी लेकिन मैं मेड का काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। हमारे पंचकुला के टॉप बिल्डर्स में उनके घर जॉब कर ली। सिस्टम समझने में भी टाइम लगता है। Right. उन्होंने कहा सेकंड डे ज्वाइन कर लो। अच्छा, वही बात होती है ना कि आपको कोई ना कोई साथ देता है। राइट। तो भगवान ने मेरे लिए रख रखा था कि मुझे ये हो रहा था कि मैं अपनी बेटी यहाँ से उठा के, ये हिमाचल में स्कूलिंग का भी सोच रही थी। तो क्योंकि जब तक इसका ये वाला ग्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, मैं उसके बाद हिमाचल का सोच लूँगी मूव ऑन होने का। अच्छा, मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली 16 अप्रैल को। ओके। मेरी मदर इन लॉ ने मुझ पे केस बनवा दिया ओह। कोर्ट से। अब उनके लॉयर ने कहा होगा कि भी ये नोटिस उन तक नहीं पहुंचेगा कि हिमाचल जाने में टाइमिंग लगेगी, तो और आपकी डेट है 28 अप्रैल की। मेरा उस दिन बर्थडे था। तो उन्होंने मुझे 26 अप्रैल को वो नोटिस व्हाट्सएप कर दिया ताकि वो आगे ये शो कर सके कि मैडम को मिला था नोटिस, कि मैडम आएंगी नहीं, केस डिसमिस हो जाएगा। पार्टी आई नहीं, दूसरी पार्टी आई नहीं। अब मैं चली गई। मैंने उनसे भी बात की जिनके पास मैंने जॉब की, मेरे ऊपर केस हो गया है कि आपको कोई इशू तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप चाहिए। जिसके पास मेड की जॉब की है वो मेड ही समझेगी, और क्या समझेगी। वो कुछ घर का मेंबर थोड़ी ना मानेगी। तो मैं उसके पास गई, वहाँ गई। अब नोटिस पढ़ के आप एलिगेशंस कि मुझे जान से मारा इसने, बाप रे। जान से मारने की कोशिश की। ये अपने हस्बैंड के जाने के बाद अग्रेसिव रहती थी, जबकि मैं बहुत काम और अब बहुत हंसमुख थी, बबली थी। लेकिन अब क्या था कि मैं वहाँ से जॉब कर रही थी और अब मैं कोर्ट पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता था। लॉयर के पैसे भी देने होते हैं भाई, लॉयर ऐसे थोड़ी ना आ जाता है। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, घर छोड़ा था जिस दिन। फाइनेंशियल तो है नहीं था मेरा, क्योंकि बेटी का ही मुझे ये होता था, बेटी का कर रहे हैं वही बहुत है। राइट। मेरे कपड़े मेरे मायके से आते थे, मेरी बेटी का कर रहे हैं वही बहुत है। मैं कोर्ट पहुंची और मैं कोर्ट में रहूं कि अब करना क्या है, जज के सामने बोलना क्या है। अच्छा। जज छुट्टी पे थी, वो रीडर्स थे बैठे। उन्होंने कहा मैडम आप रो क्यों रहे हो? मैं कहा कोई नहीं है यार, मुझे हस्बैंड नहीं है, ऐसा हो गया। अकेले खड़ा होना मुश्किल है इस टाइम मेरे लिए। तो उन्होंने कहा आप नीचे जाओ, वहाँ पे लीगल एडवाइजर होते हैं, वो आपको एक लॉयर दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और फाइल देखी जाएगी और आपको लॉयर मिल जाएगा। मुझे उन्होंने लॉयर दिलवाया। मेरे लॉयर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दी कि मीडिएटर के थ्रू आप केस सॉल्व करवा लो, कुछ भी नहीं है, एलिगेशंस हैं ये तो हर लॉयर बोलता है कि भी ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा दो। मैं कहा सर आप भी जानते हो, मैं एलिगेशंस लगाती तो ये उस नाइट सारे सब जेल में होते, रिलेटिव्स। राइट। मैं जिसका भी नाम लेती वो सब जेल में होते। लड़की की मैं क्या इतनी सुनवाई है, चाहे ये ओल्ड एज का भी करते तो भी ये जेल में होते। मैं इतना बोल देती कि मैं फिजिकल असल्टिंग के चक्कर में थे। राइट। तो सबके सब रगड़े जाते हैं। राइट। तो वो लॉयर कहते हैं नहीं मैम, आपको देख के पता लग रहा है कि आप उस थॉट्स और मानसिकता वाले नहीं। राइट। जो अभी यहाँ खड़ी है लड़की, वो झेल रही है कि भी मेरी फैमिली है, नहीं तो वो फैमिली को उल्टा टांग देती कोई और लड़की होती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रोना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बेटी के लिए हो, किसी के लिए नहीं सोचना है, अपने लिए अपनी बेटी के लिए सोचो। वो रोज कॉल करके बस मुझे यही बोलते थे अपनी बेटी के लिए, बेटी को देखो, बेटी के लिए जीना है ना, किसी के लिए नहीं जीना,
बेटी को देखो। फिर उन्होंने मीडिएटर डलवाई, मीडिएटर बहुत अच्छी मिली। उन्होंने केस समझा, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से भी बात की। उन्होंने कहा प्यार तो इनको भी बहुत है, सास को भी बहुत है, लेकिन इनके दिमाग में जो बातें डल गई थी, जो रिलेटिव्स मोस्टली उनको मे बी बातें डलवाते हाँ, होंगे। वो कहते वो निकालना मुश्किल है। वो शायद इन्होंने इस वे में कन्वे किया कि इसको भी बुरा लगा। अच्छा। और इसकी भी कोई गलती नहीं है, इसको भी सपोर्ट चाहिए थी, वो नहीं मिली इसको। मैंने 5 महीने वहाँ मेड की जॉब करी, खाना बनाया, बर्तन धोए। ओह। फिर मैं जब मेरे फैमिली वाले मुझे ये चीज़ बोली कि उस लड़ाई में कि विडो हो, आप विडो की तरह रहो। हमारे सारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि नीरज जाने का एडवांटेज ले रही है ये, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। सबको पता है, हमारी सोसाइटी में सबको पता है। जब मैंने उनको, मुझे सोसाइटी से कॉल आना शुरू हो गई, हमने सुना है तूने शादी कर ली है। अरे मैं कि मैंने शादी नहीं की, मैं मेड की जॉब कर रही हूँ, और जिसने भी आपको ये रूमर्स दिए है ना कि मैंने शादी कर ली है, उनको मैसेज दो कि मैं खुश हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ, अपने पैसे देख रही हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं है इसमें कि मैं मेड की जॉब से अर्न कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी पाल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। राइट। जब मैंने इतना कुछ सहा है तो मैं अपनी बेटी नहीं पाल सकती। राइट। मीडिएटर ने हमारा केस सॉल्व करवाया। अब हमारे लॉयर थे, उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई थी, भाई वही करना है, मुझे पता है। आप वो इगोइस्टिक नीचे कर लेनी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खुद कॉलम डाल लेंगे कि आपकी बेटी के नाम कुछ ना कुछ करवाओ, ये मौका है आपको भगवान ने दिया, और आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद केस बनाया है, खुद आया है आपके पास। आपने कोई रोए, कोई कुछ मर्जी बोले, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठगे जाते हैं ना, वो इमोशनल लोग ठगे जाते हैं। वो बात तो है। आप जब इमोशनल होते हो ना, मैं इमोशनल हूँ, मैं आज भी किसी को देख लेती हूँ ना, मेरे ऑफिस कलीग है, तो बोल देते हैं मैडम वो ज़रूरत थी 5000 डालना, मैं देती हूँ। ऐसा नहीं, 2-3 जगह ऐसे हुआ मेरे साथ, नहीं थी मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी, तो मुझे रिटर्न में नहीं मिले। क्या ऐसे दुनिया है, विडो के पैसे भी ले लेते। तो जब मैं बेटी का सोचा तो मैं वापस आई अभी अक्टूबर में घर। अच्छा। तो मुझे कईयों से पता लगा कि आपने शादी कर ली थी, अब आपकी बेटी किसके पास रहेगी? मदर इन लॉ के पास रहेगी, वो उनके घर का वंश है ना, वो आपके पास क्यों रहेगी? और कोई दूसरा उसको बाप का प्यार क्यों देगा? मैंने कहा आपको बोला किसने? पहले मुझे ये बताओ, ये चीज़ बताओ। मैं क्या, मैं भाई अब मैं इन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ, अब मुझे अपना कैरियर बिल्डअप करना है। और मैंने जॉब ज्वाइन की, वहाँ 2-3 महीने सैलरी नहीं मिली, ऐसी जगह फर्स्ट जॉब कर ली मैंने कॉर्पोरेट लाइफ। फिर मैंने दूसरी अब सेकंड टाइम जॉब की। तो मैंने कहा देर भले, लेकिन चलो मुझे इन सब चीज़ों से ये चीज़ तो मिली कि अपने आप डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी के ऊपर। राइट। आप अपने लिए करो, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। जब तक कोई साथ देने की बात भी करेगा तो पहले बेनिफिट देखेगा। और इमोशनल लोग का क्या है ना, तो थोड़ा सा आपने ये बताया ना कि ये चीज़ थी। अब मुझे ये लगता है कि जहाँ मुझे नीड एंड सपोर्ट चाहिए था, जहाँ मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ऐसी किसी की लाइफ में चीज़ आएगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है, फील करी है। और मुझे अभी कोई बोलता है कि मैं किसी की अगर मैं पोस्ट पढ़ लेती हूँ एफबी पे कि पीजीआई में ये काम करवाना है, तो मैं एक बार हुआ था ऐसे, मैंने कहा अगर आपका कोई नहीं है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, तो मैं पीजीआई आ जाऊँगी। जबकि मैं उस जगह जाना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती। उस रोड से निकलते हैं तो आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। तो लेकिन मुझे ये होता है कि अगर किसी ने उस टाइम मेरा किसी ने साथ दिया था, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा, मैं आज तक उसको बोलती हूँ कि भगवान है। राइट। तो मैं अगर किसी के लिए करूँगी तो उसके लिए तो मैं भगवान ही हूँ। और रिसेंटली क्या हुआ कि फुटपाथ पे एक बच्चा था, भीख मांग रही थी बेटी। मैंने उसको कहा कि नंगे पैर, इतनी सर्दी है, ठंडी लग रही है, मैं डबल सॉक्स डाल के, शूज डाल के, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो कहती नहीं, मैं नेक्स्ट डे उसके लिए
शूज़ लेके गई, उसने डाले, मैं डलवा के, थर्ड डे गई, वो फिर नंगे पैर दिखी। मैंने उससे पूछा, मैं कि बच्चे भाई मैंने शूज़ दिए थे वो कहाँ है? कहती मम्मी ने कहा है कि अगर शूज़ पहन के भीख मांगेगी तो बोलेंगे कोई नहीं पैसे देगा। अच्छा। और मुझे अपनी बेटी दिखती है, 6 साल की बेटी है मेरी, तो वो भी इतनी होगी 6 से 7 ईयर्स की। तो मैं एज अ कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है मेरी बेटी को तो कुछ पता नहीं है, इन बच्चों को ये तो पता है कि भीख मांगने के लिए भी एक्ट करना पड़ता है, ये नंगे पैर दिखाने पड़ते हैं। तो मेरी फैमिली मेरी बेटी को बहुत प्यार करती है, लेकिन जो प्यार होना चाहिए था, जो उसको बेटी के लिए सुनाया गया ना कि बेटी होगी है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस बेटी को इतना बिल्डअप करूँगी ना कि दुनिया देखेगी कि बेटी है। तो अब क्या हुआ था कि पीछे एक बहुत फेमस कोटे आया था कि आप अकेले हो, अकेले सरवाइव करो, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को यही बोला कि मैंने इन सब इंसिडेंट से क्या प्रेमानंद जी का थॉट आई गेस मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ और उनको मानती हूँ। मैं लोगों ने वो वायरल होने के बाद देखे, मैंने 2018 में देखे। अच्छा। जब उनके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आते थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने दिखाए थे मुझे कि देख मैं तुझे ना एक चीज़ दिखाता हूँ, किडनी फेलियर पेशेंट है और बाबा जी हैं और उनका सत्संग सुना था। अच्छा उस टाइम पे नहीं था ये सब की क्या दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा चलो किडनी फेलियर है तो कोई नहीं, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद जब मैंने उनको कंटिन्यूसली सुनना शुरू किया, बहुत सारे थॉट्स चेंज हुए, लाइफ में एक कामनेस आती है वो आ गई। अब कोई कुछ वो मर्जी बोलता है, पहले तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता था, लेकिन बिल्कुल अब कुछ बोल भी रहा है ना तो जा रहे हैं जाने दो, अपने सिर पे कुछ नहीं आना है। और मुझे ये चीज़ लगती है जहाँ आप लोग बोलते हो ना कि मेरा अपना है, अब ब्लड रिलेटिव्स को देखते हो बोलते हो मेरा अपना है, कोई अपना नहीं, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। राइट। अगर जब तक खड़े नहीं हो तो ये समझो कि सब आपको दबाने की कोशिश करेंगे। राइट। और अगर आपकी जेब में पैसे हैं, मनी वेल्थ ही हैं आप, सामने वाला चाहे कितना मर्जी इंटेलिजेंट हो वो आपकी बात सुनेगा। सही बात है। अगर आप के पास पैसे नहीं है और आप इंटेलिजेंट हो, सामने वाला चाहे कितना मर्जी हो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बेवकूफ़ भी बैठ के ना आपकी बातें पूरी सुनेगा, ध्यान से सुनता है कि भाई इस बंदे के पास टाइम है, वैल्यू है, कल को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉल करके पैसे तो मांग सकता हूँ। एग्जैक्टली। और कैरियर जब मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 5 मंथ हुए, हम इसमें भी लाइंस में कुछ फ्रॉड्स हैं, कुछ है, तो मुझसे वो चीज़ भी नहीं होती। मैम समझ सकता हूँ, आपने लाइफ में इतने सारे फेजेस देखे। अब मुझे कोई बोलता है कि विडो है, अब तो इसने बाल कट करवा लिए, इसको मेकअप करके जाती है, जीन्स डाल रही है, कुछ डाल रही है, मैं क्या अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जब मुझे मेरी फैमिली ने ही बोल दिया था कि विडो होने के बाद आप, मैं जब कुछ करती नहीं थी, विडो हो विडो की तरह रहो, तो मैं जब अपनी फैमिली हो रही है तीसरा बोलेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट। क्योंकि अब मुझे अपनी फैमिली भी इग्नोर करनी है इस चीज़ के लिए कि आप अकेले जा रहे हो, अकेले ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि मैं कभी किया ही नहीं, फैमिली के साथ 1 फैमिली मेंबर होता ही होता था। आप कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकले नहीं। एक पीजे जाती थी, वो भी एक इंसिडेंस हुआ था कि मैं रात को 2 बजे ऊबर करके आ रही थी। मैं हिमाचली में बात करी थी अपनी सिस्टर से कि मैं अपनी बेटी को लेके आ गई हूँ, थोड़ी ठीक है, घर आप भेज दिया डॉक्टर। अब उसने सोचा कि लड़की नहीं है यहाँ पे, बीमार बच्चा है, उसने गलत रास्ते लगा ली गाड़ी। मैंने उसको कहा देख भाई तू जंगल की तरफ कहाँ लेके जा रहे है, ऐसे मतलब मध्य मार्ग है, कैसे जाता है वो सीधा MDC की तरफ जाता है और एक जंगल के बीच में से रास्ता जाता है, लेकिन वो घुमा के जाता है। मैंने उसको बोला कि देख मैं यहीं की हूँ और ये रास्ता मुझे पूरा याद है, हम यहाँ एक बार 15 मिनट 8 मिनट में भी पहुँचे हैं, मैं क्या यहाँ, और तू ये नहीं बोल सकता कि ये रास्ता नहीं। हमने, मेरी बेटी बड़ी पल्सेस उसके 10 रह गई थी और
8 मिनट में हमने 8 किलोमीटर का रास्ता कर दिया था ओह वी एक्टिवा। और जाते ही सीधा हमें वहाँ का पूरा सिस्टम पता था पीजीआई का। जाते ही हमने सीधा किसी को नहीं पूछा, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अच्छा किसी को नहीं, डॉक्टर को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, अच्छा सीधा अपने आप ही। वो बाद में इमरजेंसी के डॉक्टर निकल के कि मैडम ये क्या हो रहा है, मैं क्या ऑक्सीजन दे रही हूँ, अभी रुको रुको। फिर उन्होंने उनको एक्सप्लेन करते थे भी सर ये चीज़ है। और फिर वो कहते थे कि मैम हिम्मत हो तो आप जैसी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मुझे कहाँ से आती थी, हमारा एक बच्चा था, मेरी बेटी की सर्जरी हुई, वो 5 साल से पीजीआई में था। उसका ये फूड पाइप है, वो पैदा होते ही नहीं था, अब चिपका हुआ था कि क्या था। अब उसको यहाँ से ट्यूब्स डली हुई थी, इधर से ट्यूब्स, इधर कैथेटर, इधर कैथेटर। अब कुछ भी लेके आते थे, क्यों सामान, मेडिकल सामान लेके आएंगे, वो पूरा बता देता था कि ये वाला अभी इधर डाल लेंगे, ये वाला इधर डाल लेंगे। डॉक्टर को बोल देता था भी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, आराम से डालना, मैं रोऊंगा नहीं। और वो बिना रोए डलवाता था। उस बच्चे को देख के मुझे ऐसे होता था कि जब बच्चा नहीं रो सकता तो हम क्यों रोए। सही बात है। एक बच्चा था, उसका भी फीवर का इश्यूज था, फीवर डॉक्टर को नहीं समझ आ रहे थे क्यों आ रहा था, तो वो भी बड़ा जेलस फील करता था मेरी बेटी से। तो वो मेरे पास रहना चाहता था कि नहीं मैंने इनके पास ही रहना है। तो उस बच्चे को देख के आप, वो कैनुला लगाते थे ना, हम इतना चीखते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होके लगा लो, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाओ। तो उन बच्चों को देख के आप, कैंसरस जो वार्ड है वहाँ रही हूँ मैं, गैंग्रेन हुआ मेरी बेटी को, हीमेटोलॉजी के वार्ड में रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख के जब एक्सपीरियंस किया है, इतने बच्चे जब इतना पेन ले सकते हैं, तो हम भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। सो आप यहाँ पे आए और आज आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो इतने सरकमटेंसेस थे आपने एक्सपीरियंसेस किए। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, बहुत बुरा लगा, और अभी ये बात अच्छी भी लगी कि आप अभी इंडिपेंडेंट और अभी स्ट्रांग बन रहे हो। आज भी आप अकेले आए। मैं बन रही हूँ। मुझे अब ये लगा कि मैं सहारा ढूंढने की कोशिश में ना अपने आप को लंगड़ा कर रही थी। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है कि सहारा नहीं ढूंढना है, अपनी बस आखी खुद ही बनो। किसी का सहारा ढूंढोगे तो बस रोगे। इमोशनल नहीं होना एक तो। एग्जैक्टली। इमोशनली मैं और थैंक यू सो मच, आज आप आए। और थैंक यू आपका भी, आपने मेरी स्टोरी सुनी। और क्योंकि ये बहुत सारे थॉट्स होते हैं नहीं सुनने वाला, राइट, किसी ने नहीं सुना, कभी नहीं सुना कि भाई क्या चल रहा है आपके दिमाग में, राइट। क्योंकि सबको यही लगता है कि अगर ये बोलेगी तो रोना ही सुनाएंगे। लेकिन मैं कभी रोने वाली वो चीज़ें नहीं सुनाती हूँ, सुनाती हूँ कि भाई आपको इंकरेज करती हूँ कि आपको हिम्मत कहाँ से आएगी। राइट, सही बात है। नहीं, और आपके स्टोरी से तो बिल्कुल जो मुझे ये लगता है कि 32 की एज में अगर मैंने कैरियर स्टार्ट किया, बिल्डअप कर रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है कि एग्जैक्टली नहीं तो मुझे ऐसे फील करा दिया था कि 32 एज ओल्ड एज में चली गई है, तुझे सहारे की जरूरत है। 32 मतलब जस्ट अभी स्टार्ट। हाँ, अब मुझे ये लगता है स्टार्ट किया है, जैसे बहुत सारे बिलियनर हैं, उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट की। एग्जैक्टली, सेम सेम। सो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वर्षा जी की स्टोरी बहुत इमोशनल थी, बहुत मतलब उन्होंने बहुत फेजेस देखे। तो आपकी क्या राय है वीडियोस को लेके, क्या ये सिस्टम बदलना चाहिए? और जो एक्चुअली जो फैमिली और रिलेटिव्स है जो इस चीज़ों में मतलब अपनी स्ट्रगल लाइफ में अपने को साथ नहीं देते, तो ये बहुत कहीं तो भी बहुत गलत लगता है। तो मैं आज के लिए यही रुकना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।